अभी इस क्षण जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके शरीर में लगभग 7 अष्टविंशति परमाणु एक साथ काम कर रहे हैं। हर सेकंड आपके मस्तिष्क में 1 खरब रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। आपका हृदय धड़क रहा है, आपके फेफड़े सांस ले रहे हैं, आपकी आंखें प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब केवल इसलिए संभव है क्योंकि ब्रह्मांड के 4 मूलभूत बल एक असंभव रूप से सटीक संतुलन में हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण का बल 1% के अरबवें हिस्से से भी अधिक मजबूत होता तो तारे कभी नहीं बनते। यदि विद्युत चुंबकीय बल थोड़ा कमजोर होता तो परमाणु कभी स्थिर नहीं रहते। और यदि मजबूत नाभिकीय बल में मामूली बदलाव होता तो कार्बन जैसे जटिल तत्व कभी अस्तित्व में नहीं आते। आप, मैं, हमारा अस्तित्व एक ऐसे ब्रह्मांड में है जो गणितीय रूप से असंभव प्रतीत होता है। 2020 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर ल्यूक बार्न्स ने एक चौंकाने वाली गणना प्रकाशित की। उन्होंने दिखाया कि यदि हम ब्रह्मांड के मूलभूत स्थिरांकों को यादृच्छिक रूप से बदले तो जीवन के लिए अनुकूल ब्रह्मांड मिलने की संभावना 1 के बाद 120 शून्य लगाने जितनी कम है। ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे समझना लगभग असंभव है। पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड में केवल 10 के घात 80 परमाणु हैं। बार्न्स की गणना बताती है कि हमारा अस्तित्व सांख्यिकीय रूप से शून्य के इतना करीब है कि इसे संयोग कहना बुद्धिमत्ता का अपमान लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी स्टीवन वाइनबर्ग ने एक बार कहा था कि जितना अधिक ब्रह्मांड समझने योग्य लगता है, उतना ही अधिक यह अर्थहीन भी लगता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड केवल समझने योग्य नहीं है, बल्कि विशेष रूप से हमारे समझने के लिए बना है? यह प्रश्न हमें एक ऐसे विचार की ओर ले जाता है जो आधुनिक भौतिकी और प्राचीन दर्शन के बीच एक अद्भुत पुल बनाता है। इसे मानव सिद्धांत कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल कैसीनो में हैं, जहां अनंत रूलेट टेबल हैं। हर टेबल पर एक अलग ब्रह्मांड का खेल चल रहा है। एक टेबल पर गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है और ब्रह्मांड बिग बैंग के 1 सेकंड बाद ही ढह जाता है। दूसरी टेबल पर विद्युत चुंबकीय बल इतना कमजोर है कि परमाणु कभी नहीं बनते। तीसरी टेबल पर मजबूत नाभिकीय बल गलत है और हाइड्रोजन से आगे कोई तत्व नहीं बन पाता। लेकिन एक टेबल पर, केवल एक पर, सभी संख्याएं बिल्कुल सही हैं। तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, जीवन उभरता है और अंततः चेतना विकसित होती है जो पूछती है कि यह सब कैसे संभव हुआ। हम उस एक टेबल पर बैठे हैं। यह केवल एक रूपक नहीं है, यह वास्तव में वह समस्या है जिसका सामना आधुनिक भौतिकी कर रही है। 1971 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी ब्रैंडन कार्टर ने पोलैंड के क्राको में एक सम्मेलन में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि हम जो ब्रह्मांड देखते हैं वो इसलिए ऐसा है क्योंकि यदि यह अलग होता तो हम इसे देखने के लिए यहां नहीं होते। इसे कमजोर मानव सिद्धांत कहा गया। लेकिन कार्टर ने एक और मजबूत संस्करण भी प्रस्तावित किया जो और भी विवादास्पद था। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड को किसी तरह पर्यवेक्षकों को उत्पन्न करना ही था। यह विचार इतना विवादास्पद था कि कई वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दशक बीते, साक्ष्य जमा होते गए। एक के बाद एक भौतिक विज्ञानियों ने पाया कि ब्रह्मांड के मूलभूत स्थिरांक असंभव रूप से सटीक हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को लीजिए। यदि यह केवल 1/10 के घात 40 से अधिक होता तो तारे इतनी तेजी से जलते कि जीवन के विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। यदि यह उतना ही कम होता तो तारे कभी प्रज्वलित नहीं होते। ये सटीकता ऐसी है जैसे आप पूरे ब्रह्मांड की चौड़ाई में एक परमाणु की चौड़ाई का लक्ष्य साध रहे हों। या ब्रह्मांडीय स्थिरांक को देखिए, जिसे डार्क एनर्जी भी कहते हैं। ये वो रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। 1998 में 2 स्वतंत्र टीमों ने पाया कि यह स्थिरांक शून्य नहीं है, बल्कि एक बहुत छोटा सकारात्मक मान है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इस स्थिरांक का मान 10 के घात 120 गुना बड़ा होना चाहिए था। यह भौतिकी के इतिहास में सबसे खराब सैद्धांतिक भविष्यवाणी है। लेकिन यदि यह वास्तव में उतना बड़ा होता
तो ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलता कि आकाशगंगाएं कभी नहीं बनती। किसी कारण से यह स्थिरांक लगभग शून्य है, लेकिन बिल्कुल शून्य नहीं। यह उस संकीर्ण सीमा में है जहां जीवन संभव है। अब एक और परत जोड़ते हैं। कार्बन, जीवन का आधार तत्व, केवल तारों के केंद्र में एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से बनता है, जिसे ट्रिपल अल्फा प्रक्रिया कहते हैं। 1952 में खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल ने एक साहसिक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि कार्बन नाभिक में एक विशेष ऊर्जा स्तर होना चाहिए, अन्यथा तारों में पर्याप्त कार्बन नहीं बन सकता। उस समय इस ऊर्जा स्तर के बारे में कोई प्रयोगात्मक साक्ष्य नहीं था, लेकिन हॉयल इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रयोगकर्ताओं को इसे खोजने के लिए मना लिया, और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने इसे पाया। कार्बन नाभिक में वास्तव में वह विशेष ऊर्जा स्तर था, बिल्कुल वहां जहां जीवन के लिए आवश्यक था। हॉयल, जो जीवन भर नास्तिक रहे, इस खोज से इतने हिल गए कि उन्होंने बाद में लिखा कि ऐसा लगता है जैसे किसी सुपर बुद्धिमत्ता ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने कहा कि यदि आप इन तथ्यों को देखें और यह निष्कर्ष न निकालें कि कुछ असाधारण चल रहा है, तो आप अंधे हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति से आ रहा था जिसने बिग बैंग सिद्धांत का विरोध किया था और स्थिर अवस्था ब्रह्मांड में विश्वास करता था, लेकिन साक्ष्य इतने मजबूत थे कि उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी। अब सवाल यह है कि इस असंभव सटीकता की व्याख्या कैसे करें। यहाँ 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं जो आधुनिक विज्ञान और दर्शन में बहस का विषय हैं। पहला दृष्टिकोण है शुद्ध संयोग। शायद हम बस भाग्यशाली हैं, ब्रह्मांड के स्थिरांक यादृच्छिक रूप से निर्धारित हुए और संयोग से वे सही निकले। लेकिन यह व्याख्या अधिकांश वैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं करती। जब संभावनाएं एक के बाद 120 शून्य जितनी कम हों, तो संयोग को स्वीकार करना बौद्धिक रूप से ईमानदार नहीं लगता। दूसरा दृष्टिकोण है बहुविश्व या मल्टीवर्स। यह विचार कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों के एक विशाल समूह में से केवल एक है। हर संभव संयोजन के साथ ब्रह्मांड मौजूद हैं। अधिकांश में जीवन नहीं है, लेकिन कुछ में है। हम स्वाभाविक रूप से उन ब्रह्मांडों में से एक में हैं जहां स्थिरांक सही हैं, क्योंकि केवल वहीं हम अस्तित्व में आ सकते हैं। ये दृष्टिकोण कई आधुनिक भौतिक विज्ञानियों के बीच लोकप्रिय है, विशेष रूप से स्ट्रिंग सिद्धांत के समर्थकों के बीच। स्ट्रिंग सिद्धांत सुझाव देता है कि 10 के घात 500 विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड संभव हैं, प्रत्येक अलग भौतिक नियमों के साथ। तीसरा दृष्टिकोण सबसे विवादास्पद है। यह कहता है कि ब्रह्मांड में किसी प्रकार की अंतर्निहित उद्देश्यपूर्णता है। शायद कोई डिजाइनर है, या शायद ब्रह्मांड की प्रकृति में ही कुछ ऐसा है जो चेतना की ओर ले जाता है। ये दृष्टिकोण अक्सर धार्मिक विचारों से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक भी इसके विभिन्न रूपों पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिक विज्ञानी पॉल डेविस ने तर्क दिया है कि ब्रह्मांड में जीवन और चेतना के उद्भव की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ कुछ आश्चर्यजनक है। ये बहस, जो आधुनिक भौतिकी में इतनी नई लगती है, वास्तव में हजारों साल पुरानी है। प्राचीन भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से वैदिक परंपरा में, ऋत और धर्म की अवधारणाएं हैं। ऋत का अर्थ है ब्रह्मांडीय व्यवस्था, वो मूलभूत नियम जो सब कुछ नियंत्रित करता है। धर्म का अर्थ है वो मार्ग जो इस व्यवस्था के अनुरूप है। ये अवधारणाएं सुझाव देती हैं कि ब्रह्मांड यादृच्छिक नहीं है, बल्कि एक गहरी व्यवस्था और उद्देश्य से संचालित है। ऋग्वेद में एक श्लोक है जो कहता है कि ऋत वो है जो सूर्य को उगाता है, जो मौसमों को बदलता है, जो नदियों को बहाता है। ये केवल भौतिक नियम नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था भी है जो सब कुछ जोड़ती है। जब आधुनिक भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मांड के नियम असंभव रूप से सटीक हैं, तो क्या वे उसी ऋत की बात नहीं कर रहे जिसके बारे में प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले बात की थी? उपनिषदों में एक और गहरा विचार है। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड और आत्मा, बाहरी और आंतरिक, अंततः एक ही हैं। तत् त्वम् असि, तू वही है। यदि यह सच है, तो मानव सिद्धांत केवल एक वैज्ञानिक पहेली नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि किसी ने इसे डिजाइन किया है,
बल्कि इसलिए क्योंकि हम और ब्रह्मांड एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। लेकिन आइए वापस आधुनिक विज्ञान की ओर चलें और देखें कि यह बहस कैसे विकसित हो रही है। 2003 में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रैंक विल्जेक ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने मानव सिद्धांत को अंतिम उपाय का सिद्धांत कहा। उनका तर्क था कि जब हम किसी चीज की व्याख्या नहीं कर सकते तो हम मानव सिद्धांत का सहारा लेते हैं। लेकिन यह वास्तव में कोई व्याख्या नहीं है, यह केवल हमारी अज्ञानता को छिपाने का एक तरीका है। विल्जेक का मानना है कि अंततः हम ब्रह्मांड के स्थिरांकों के लिए एक गहरा सैद्धांतिक कारण खोज लेंगे। दूसरी ओर भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड सस्किंड, जो स्ट्रिंग सिद्धांत के अग्रणी हैं, मानव सिद्धांत को गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने स्ट्रिंग थियरी लैंडस्केप की अवधारणा विकसित की है, जो सुझाव देती है कि अनगिनत संभव ब्रह्मांड हैं और हम उनमें से एक में रहते हैं जो जीवन के लिए अनुकूल है। सस्किंड का तर्क है कि यह वैज्ञानिक रूप से वैध व्याख्या है, भले ही यह कुछ लोगों को असंतोषजनक लगे। 2006 में ब्रिटिश खगोलशास्त्री मार्टिन रीस ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था जस्ट 6 नंबर्स। इसमें उन्होंने 6 मूलभूत स्थिरांकों की पहचान की जो ब्रह्मांड की प्रकृति निर्धारित करते हैं। ये हैं गुरुत्वाकर्षण की ताकत, विद्युत चुंबकीय बल की ताकत, ब्रह्मांड का घनत्व, ब्रह्मांडीय स्थिरांक, क्वांटम अनिश्चितता का पैमाना और ब्रह्मांड की आयामीयता। रीस ने दिखाया कि यदि इनमें से कोई भी संख्या थोड़ी अलग होती तो ब्रह्मांड पूरी तरह से अलग होता और जीवन असंभव होता। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड के घनत्व को लीजिए। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड का घनत्व एक महत्वपूर्ण मान के बहुत करीब था। यदि यह थोड़ा अधिक होता तो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को वापस एक बिंदु में ढा देता। यदि यह थोड़ा कम होता तो ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलता कि तारे और आकाशगंगाएं कभी नहीं बनती। वास्तविक घनत्व इन दोनों के बीच एक असंभव रूप से संकीर्ण सीमा में था। ये सटीकता 1/10⁻60 की थी। ये ऐसा है जैसे आप एक पेंसिल को उसकी नोक पर खड़ा करें और वह अरबों वर्षों तक संतुलित रहे। या क्वांटम अनिश्चितता के पैमाने को देखिए जिसे प्लैंक स्थिरांक कहते हैं। यह वह संख्या है जो क्वांटम यांत्रिकी की ताकत निर्धारित करती है। यदि यह बड़ा होता तो परमाणु इतने अस्थिर होते कि जटिल अणु नहीं बन सकते। यदि यह छोटा होता तो क्वांटम प्रभाव इतने कमजोर होते कि रसायन विज्ञान पूरी तरह से अलग होता। फिर से यह संख्या उस संकीर्ण सीमा में है जहां जीवन संभव है। अब एक और चौंकाने वाला तथ्य, ब्रह्मांड 3 स्थानिक आयामों में क्यों है? गणितीय रूप से किसी भी संख्या में आयाम संभव हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत वास्तव में 10 या 11 आयामों की भविष्यवाणी करता है, लेकिन अतिरिक्त आयाम इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है, केवल 3 स्थानिक आयामों में ही स्थिर कक्षाएं और जटिल संरचनाएं संभव हैं। 2 आयामों में जीवन के लिए आवश्यक जटिलता नहीं हो सकती। 4 या अधिक आयामों में ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर होंगी और तारे के चारों ओर घूमते ग्रह या तो तारे में गिर जाएंगे या अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। 3 आयाम वो मीठा स्थान है जहां जटिलता और स्थिरता दोनों संभव हैं। 2017 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञानी मैक्स टेगमार्क ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने गणितीय ब्रह्मांड परिकल्पना प्रस्तावित की जो कहती है कि हमारा भौतिक ब्रह्मांड वास्तव में एक गणितीय संरचना है। टेगमार्क का तर्क है कि सभी संभव गणितीय संरचनाएं वास्तव में मौजूद हैं और हम उनमें से एक में रहते हैं जो चेतना का समर्थन करती है। यह विचार इतना कट्टरपंथी है कि कई वैज्ञानिक इसे दर्शन मानते हैं, विज्ञान नहीं। लेकिन टेगमार्क का कहना है कि यह परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करता है और इसलिए वैज्ञानिक है। लेकिन यहाँ एक गहरी समस्या है जिसका सामना सभी ये सिद्धांत करते हैं। यदि हम मानव सिद्धांत को गंभीरता से लेते हैं तो हम कुछ परेशान करने वाले निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ब्रह्मांड के स्थिरांक सही हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो जीवन के लिए न्यूनतम रूप से अनुकूल है। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए न्यूनतम रूप से अनुकूल ब्रह्मांड अधिक संभावित हैं।
लेकिन हमारा ब्रह्मांड केवल न्यूनतम रूप से अनुकूल नहीं है, यह अत्यधिक अनुकूल है। यह एक पहेली है जिसे टाइपिकैलिटी समस्या कहते हैं। एक और समस्या है जिसे बोल्ट्जमैन मस्तिष्क विरोधाभास कहते हैं। 1900 की शुरुआत में ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी लुडविग बोल्ट्जमैन ने एक विचार प्रयोग प्रस्तावित किया। यदि ब्रह्मांड अनंत है और पर्याप्त समय दिया जाए तो यादृच्छिक उतार चढ़ाव से एक मस्तिष्क अचानक अस्तित्व में आ सकता है, झूठी यादों के साथ पूर्ण। इस मस्तिष्क को ऐसा लगेगा कि वह एक वास्तविक ब्रह्मांड में है, लेकिन वास्तव में यह केवल एक क्षणिक उतार चढ़ाव होगा। यदि मानव सिद्धांत सही है तो सांख्यिकीय रूप से हमें बोल्ट्जमैन मस्तिष्क होने की अधिक संभावना होनी चाहिए, न कि वास्तविक विकसित प्राणी। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। यह एक गहरी पहेली है। 2012 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने इस समस्या पर एक महत्वपूर्ण पेपर लिखा। उन्होंने तर्क दिया कि मानव सिद्धांत हमें कुछ बहुत ही अजीब निष्कर्षों की ओर ले जाता है और हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इसे कैसे लागू करते हैं। चाल्मर्स का कहना है कि शायद हमें एक नया दार्शनिक ढांचा चाहिए जो चेतना और भौतिक वास्तविकता के बीच संबंध को बेहतर ढंग से समझ सके। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। क्वांटम यांत्रिकी में पर्यवेक्षक की भूमिका मौलिक है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग दिखाता है कि एक कण तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे देखा जा रहा है या नहीं। जब कोई पर्यवेक्षक नहीं होता तो कण एक साथ कई स्थानों पर होता है, लेकिन जैसे ही कोई देखता है यह एक निश्चित स्थान में ढह जाता है। यह तरंग फलन का पतन कहलाता है। कुछ भौतिक विज्ञानियों ने सुझाव दिया है कि चेतना इस पतन में भूमिका निभाती है। यदि यह सच है तो ब्रह्मांड और चेतना के बीच एक गहरा संबंध है। ब्रह्मांड केवल चेतना के लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि चेतना ब्रह्मांड को वास्तविक बनाने में भूमिका निभाती है। यह विचार बहुत विवादास्पद है और अधिकांश भौतिक विज्ञानी इसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन यह दिलचस्प है कि यह प्राचीन भारतीय दर्शन के बहुत करीब है, जो कहता है कि चेतना मौलिक है और भौतिक वास्तविकता इससे उत्पन्न होती है। अद्वैत वेदांत, जो आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में विकसित किया गया था, कहता है कि केवल एक ही वास्तविकता है, ब्रह्म, और सब कुछ उसकी अभिव्यक्ति है। भौतिक ब्रह्मांड, जिसे माया कहते हैं, एक प्रकार का भ्रम है, लेकिन यह पूरी तरह से असत्य नहीं है। यह ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति है। यदि हम इस दृष्टिकोण को लें तो मानव सिद्धांत की पहेली हल हो जाती है। ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है क्योंकि हम और ब्रह्मांड एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन क्या यह केवल दार्शनिक अटकलें हैं या क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है जो मस्तिष्क में होती हैं। पेनरोज और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत विकसित किया है, जो सुझाव देता है कि चेतना मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर सूक्ष्म संरचनाओं में क्वांटम गणना का परिणाम है। यह सिद्धांत बहुत विवादास्पद है और अधिकांश न्यूरोसाइंटिस्ट इसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि यह सही है तो यह चेतना और भौतिक ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। चेतना केवल मस्तिष्क की एक उपोत्पाद नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मांड की मौलिक क्वांटम प्रकृति से जुड़ी होगी। यदि यह सच है तो मानव सिद्धांत केवल एक सांख्यिकीय संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी प्रकृति का प्रतिबिंब है। अब आइए एक और कोण से देखें। सूचना सिद्धांत के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को एक विशाल कंप्यूटर के रूप में देखा जा सकता है जो सूचना को संसाधित कर रहा है। 2002 में MIT के भौतिक विज्ञानी सेठ लॉयड ने गणना की कि बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड ने लगभग 10 के घात 120 बिट्स की सूचना संसाधित की है। ये एक विशाल संख्या है, लेकिन ये अनंत नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की सूचना संसाधन क्षमता सीमित है। अब यहाँ दिलचस्प बात है, जीवन और चेतना सूचना को संगठित करने और संसाधित करने के बहुत कुशल तरीके हैं। एक जीवित कोशिका अपने वातावरण से सूचना लेती है, इसे संसाधित करती है और प्रतिक्रिया देती है। एक मस्तिष्क लाखों इनपुट को एकीकृत करता है
और जटिल निर्णय लेता है। यदि ब्रह्मांड सूचना संसाधन के बारे में है, तो शायद यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह जीवन और चेतना का उत्पादन करता है। वे ब्रह्मांड के सूचना संसाधन को अधिकतम करने के तरीके हो सकते हैं। यह विचार हमें एक और प्राचीन भारतीय अवधारणा की याद दिलाता है। योग दर्शन में चित्त की अवधारणा है, जो चेतना का क्षेत्र है। चित्त केवल व्यक्तिगत मन नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना है जो सब कुछ व्याप्त करती है। योग का लक्ष्य व्यक्तिगत चित्त को सार्वभौमिक चित्त के साथ संरेखित करना है। यदि हम इसे आधुनिक शब्दों में अनुवाद करें तो ये कह सकता है कि व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय सूचना क्षेत्र का एक स्थानीय अभिव्यक्ति है। अब आइए और गहराई में जाएं। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड के स्थिरांक असंभव रूप से सटीक हैं, तो हम वास्तव में क्या मतलब रखते हैं? आइए कुछ विशिष्ट उदाहरणों को देखें जो इस सटीकता की वास्तविक सीमा को दर्शाते हैं। पहला उदाहरण है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 1886 गुना भारी है। यह संख्या बिल्कुल यादृच्छिक लगती है, लेकिन यह नहीं है। यदि यह अनुपात केवल 2% अलग होता तो रसायन विज्ञान पूरी तरह से बदल जाता। अणु जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे पानी, डीएनए, प्रोटीन, वे सभी अस्थिर हो जाते या बिल्कुल नहीं बनते। 2008 में कैम्ब्रिज के भौतिक विज्ञानी एंथनी एग्वीरे ने दिखाया कि यदि यह अनुपात केवल 3% बदल जाए तो तारों में न्यूक्लियोसिंथेसिस, वो प्रक्रिया जो भारी तत्व बनाती है, पूरी तरह से विफल हो जाती। कोई कार्बन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई जीवन नहीं। दूसरा उदाहरण है कमजोर नाभिकीय बल की ताकत। ये वो बल है जो रेडियोधर्मी क्षय और कुछ प्रकार के नाभिकीय संलयन को नियंत्रित करता है। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है जो हमें गर्म और जीवित रखती है। यह प्रक्रिया कमजोर नाभिकीय बल पर निर्भर करती है। यदि ये बल केवल 10% मजबूत होता तो बिग बैंग के दौरान सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता। कोई हाइड्रोजन नहीं बचता, कोई पानी नहीं, कोई जीवन नहीं। यदि ये 10% कमजोर होता तो तारों में संलयन इतना धीमा होता कि तारे अरबों वर्षों तक नहीं चमकते। फिर से कोई जीवन नहीं। तीसरा उदाहरण है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अंतर। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से केवल 0.14% भारी है। यह बहुत छोटा अंतर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। यदि यह अंतर थोड़ा बड़ा होता तो न्यूट्रॉन इतनी तेजी से क्षय होते कि परमाणु नाभिक स्थिर नहीं रह सकते। यदि यह अंतर थोड़ा छोटा होता या यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्षय हो जाते। दोनों ही मामलों में परमाणु जैसा हम जानते हैं अस्तित्व में नहीं आते। 2006 में हार्वर्ड के भौतिक विज्ञानी लीसा रैंडल ने गणना की कि ये द्रव्यमान अंतर उस संकीर्ण सीमा में है जहां जटिल रसायन विज्ञान संभव है। यह सीमा पूरे संभावित मानों के केवल 1% से भी कम है। चौथा उदाहरण है विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण से लगभग 10⁻36 गुना मजबूत है। यह एक विशाल संख्या है, लेकिन यदि यह अनुपात थोड़ा अलग होता तो तारों का जीवन काल नाटकीय रूप से बदल जाता। यदि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा मजबूत होता तो तारे छोटे होते और बहुत तेजी से जलते। एक सूर्य जैसा तारा केवल कुछ लाख वर्षों तक चमकता, जो जीवन के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कमजोर होता तो तारे इतने बड़े और ठंडे होते कि वे कभी प्रज्वलित नहीं होते। फिर से कोई जीवन नहीं। पांचवां उदाहरण है ब्रह्मांड में पदार्थ और प्रतिपदार्थ का असंतुलन। बिग बैंग के दौरान पदार्थ और प्रतिपदार्थ लगभग समान मात्रा में बने। जब पदार्थ और प्रतिपदार्थ मिलते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और ऊर्जा में बदल जाते हैं। लेकिन किसी कारण से हर 1 अरब प्रतिपदार्थ कणों के लिए 1 अरब और 1 पदार्थ कण थे। ये छोटा असंतुलन 1/1 अरब वो सब है जो बचा और आज का पूरा ब्रह्मांड बना। यदि यह असंतुलन नहीं होता तो सारा पदार्थ और प्रतिपदार्थ एक दूसरे को नष्ट कर देते और केवल विकिरण बचता। कोई परमाणु नहीं, कोई तारे नहीं, कोई हम नहीं। 2013 में
यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न में वैज्ञानिकों ने प्रतिपदार्थ का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि प्रतिपदार्थ पदार्थ के लगभग समान गुणों वाला है, लेकिन विपरीत आवेश के साथ। यह पुष्टि करता है कि पदार्थ प्रतिपदार्थ असंतुलन वास्तव में एक गहरा रहस्य है। हम अभी भी नहीं जानते कि यह असंतुलन क्यों हुआ। कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि बिग बैंग के तुरंत बाद कुछ अज्ञात प्रक्रिया ने पदार्थ को थोड़ा अधिक बनाया। लेकिन यह प्रक्रिया क्या थी और यह इतनी सटीक रूप से क्यों काम की, ये अभी भी अज्ञात है। छठा उदाहरण है ब्रह्मांड की समरूपता। जब हम ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण को देखते हैं, जो बिग बैंग के 3 लाख वर्ष बाद का प्रकाश है, तो हम पाते हैं कि यह लगभग पूरी तरह से समान है। तापमान में भिन्नता केवल 1 भाग प्रति 1 लाख है। यह समरूपता आश्चर्यजनक है। यदि ब्रह्मांड पूरी तरह से समान होता तो कोई संरचना नहीं बनती, कोई आकाशगंगाएं नहीं, कोई तारे नहीं, कोई हम नहीं। लेकिन यदि भिन्नता बहुत अधिक होती तो ब्रह्मांड बहुत असमान होता। कुछ क्षेत्र इतने घने होते कि वे तुरंत ब्लैक होल बन जाते और अन्य क्षेत्र इतने खाली होते कि कुछ भी नहीं बनता। वास्तविक भिन्नता उस संकीर्ण सीमा में है जहां आकाशगंगाएं और तारे बन सकते हैं। 2003 में नासा के विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब ने इस विकिरण का सबसे सटीक मानचित्र बनाया। इसने दिखाया कि ब्रह्मांड की समरूपता और भिन्नता दोनों ही असंभव रूप से सटीक हैं। यह ऐसा है जैसे किसी ने बिग बैंग के समय ब्रह्मांड को बहुत सावधानी से ट्यून किया हो। इस सटीकता को समझाने के लिए भौतिक विज्ञानियों ने मुद्रास्फीति सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो कहता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने एक अत्यंत तेज विस्तार का अनुभव किया। यह विस्तार इतना तेज था कि एक परमाणु के आकार का क्षेत्र 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में एक आकाशगंगा के आकार तक फैल गया। यह मुद्रास्फीति समरूपता और छोटी भिन्नताओं दोनों को समझा सकती है। लेकिन यहां समस्या है। मुद्रास्फीति सिद्धांत स्वयं बहुत सटीक प्रारंभिक शर्तों की आवश्यकता रखता है। मुद्रास्फीति क्षेत्र जो इस तेज विस्तार को चलाता है को एक विशेष ऊर्जा स्तर पर होना चाहिए। यदि यह थोड़ा अलग होता तो मुद्रास्फीति या तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती या कभी समाप्त नहीं होती। दोनों ही मामलों में हमारे जैसा ब्रह्मांड नहीं बनता। तो मुद्रास्फीति सिद्धांत एक पहेली को हल करता है, लेकिन दूसरी पहेली बनाता है। हम अभी भी यह नहीं समझते कि मुद्रास्फीति क्षेत्र सही ऊर्जा स्तर पर क्यों था। 7वां उदाहरण है हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान। 2012 में सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हिग्स बोसॉन की खोज की गई। ये वो कण है जो अन्य कणों को द्रव्यमान देता है। हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान लगभग 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह संख्या बहुत विशेष है। यदि यह बहुत अधिक होता तो हिग्स क्षेत्र इतना मजबूत होता कि ब्रह्मांड अस्थिर हो जाता। यदि यह बहुत कम होता तो कण बहुत हल्के होते और परमाणु स्थिर नहीं रहते। वास्तविक द्रव्यमान उस संकीर्ण सीमा में है जहां ब्रह्मांड स्थिर है और जटिल संरचनाएं बन सकती हैं। लेकिन यहां एक और गहरी समस्या है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान बहुत बड़ा होना चाहिए, प्लैंक द्रव्यमान के करीब, जो लगभग 10 के घात 19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह वास्तविक द्रव्यमान से 10 के घात 17 गुना बड़ा है। यह विशाल अंतर पदानुक्रम समस्या कहलाता है। किसी तरह क्वांटम सुधार एक दूसरे को लगभग पूरी तरह से रद्द कर देते हैं। केवल एक छोटा सा अवशेष छोड़ते हैं, जो हिग्स बोसॉन का वास्तविक द्रव्यमान है। ये रद्दीकरण इतना सटीक है कि ये 1 भाग प्रति 10 के घात 17 की सटीकता की आवश्यकता रखता है। ये ऐसा है जैसे आप 2 संख्याएं लें, प्रत्येक 1 के बाद 17 शून्य के साथ, और उन्हें घटाएं और परिणाम 125 हो। यह असंभव रूप से सटीक है। कुछ भौतिक विज्ञानी सुपरसिमेट्री नामक एक सिद्धांत का प्रस्ताव करते हैं, जो कहता है कि हर कण का एक सुपर साथी है। ये सुपर साथी क्वांटम सुधारों को स्वाभाविक रूप से रद्द कर सकते हैं। लेकिन अब तक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में कोई सुपर साथी नहीं मिला है। यदि सुपरसिमेट्री सही नहीं है तो हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान एक और उदाहरण है कि ब्रह्मांड असंभव रूप से सटीक रूप से ट्यून किया गया है। 8वां उदाहरण है न्यूट्रिनो का द्रव्यमान। न्यूट्रिनो बहुत हल्के कण हैं
जो पदार्थ के साथ बहुत कमजोर रूप से इंटरैक्ट करते हैं। हर सेकंड अरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर से गुजरते हैं बिना किसी प्रभाव के। लंबे समय तक भौतिक विज्ञानियों ने सोचा कि न्यूट्रिनो का कोई द्रव्यमान नहीं है, लेकिन 1998 में जापान में सुपर कामियोकांडे प्रयोग ने दिखाया कि न्यूट्रिनो का वास्तव में एक छोटा द्रव्यमान है। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे 2015 में नोबेल पुरस्कार मिला। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1,00,000वां हिस्सा, लेकिन यह शून्य नहीं है। यदि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान थोड़ा बड़ा होता तो वे ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर देते और आकाश गंगाओं की संरचना को बदल देते। यदि यह शून्य होता तो कुछ महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाएं संभव नहीं होतीं। फिर से, वास्तविक मान उस संकीर्ण सीमा में है जहां ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं संभव है। 9वां उदाहरण है अंधेरे पदार्थ और अंधेरे ऊर्जा का अनुपात। ब्रह्मांड में केवल 5% सामान्य पदार्थ है जो परमाणुओं से बना है। लगभग 27% अंधेरा पदार्थ है, एक रहस्यमय पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता लेकिन गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। और लगभग 68% अंधेरी ऊर्जा है, वह रहस्यमय बल जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। यह अनुपात बहुत विशेष है। यदि अंधेरा पदार्थ बहुत अधिक होता तो आकाश गंगाएं बहुत जल्दी बन जाती और एक दूसरे से टकरा जाती। यदि ये बहुत कम होता तो आकाश गंगाएं कभी नहीं बनती। यदि अंधेरी ऊर्जा बहुत अधिक होती तो ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलता कि आकाश गंगाएं नहीं बन पाती। यदि ये बहुत कम होती तो ब्रह्मांड बहुत पहले ढह जाता। 2018 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्लैंक उपग्रह ने ब्रह्मांड की संरचना का सबसे सटीक माप प्रदान किया। इसने पुष्टि की कि अंधेरे पदार्थ और अंधेरी ऊर्जा का अनुपात बहुत सटीक है। यदि यह अनुपात केवल कुछ प्रतिशत अलग होता तो ब्रह्मांड बहुत अलग होता। यह एक और उदाहरण है कि ब्रह्मांड असंभव रूप से सटीक रूप से ट्यून किया गया है। 10वां उदाहरण है ब्रह्मांड की आयु। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पुराना है। यह आयु बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ब्रह्मांड बहुत युवा होता तो तारों के पास भारी तत्व बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। पहली पीढ़ी के तारे केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। उन्हें जलना पड़ा, मरना पड़ा और अपने भारी तत्वों को अंतरिक्ष में फैलाना पड़ा। फिर दूसरी पीढ़ी के तारे बने जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और अन्य तत्व थे। हमारा सूर्य तीसरी या चौथी पीढ़ी का तारा है। इस प्रक्रिया में अरबों वर्ष लगे। यदि ब्रह्मांड केवल कुछ अरब वर्ष पुराना होता तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व अस्तित्व में नहीं आते। दूसरी ओर, यदि ब्रह्मांड बहुत पुराना होता तो सभी तारे अपना ईंधन जला चुके होते। ब्रह्मांड ठंडा और अंधेरा होता, केवल मृत तारों के अवशेषों से भरा। हम एक विशेष समय में रहते हैं जब तारे अभी भी चमक रहे हैं और ग्रह अभी भी गर्म हैं। ये समय खिड़की पूरे ब्रह्मांड के जीवन काल का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अरबों वर्षों में जब सभी तारे मर जाएंगे तो ब्रह्मांड एक बहुत अलग जगह होगा जहां जीवन संभव नहीं होगा। अब आइए इन सभी उदाहरणों को एक साथ रखें। हमारे पास 10 अलग अलग स्थिरांक और शर्तें हैं, प्रत्येक असंभव रूप से सटीक। यदि हम इन सभी की संभावनाओं को गुणा करें तो हम एक संख्या पर पहुंचते हैं जो इतनी छोटी है कि इसे व्यक्त करना लगभग असंभव है। यह एक के बाद सैकड़ों शून्य है। यह संख्या इतनी छोटी है कि यदि हम पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड में हर परमाणु को एक अलग ब्रह्मांड माने और हर उस ब्रह्मांड में हर परमाणु को फिर से एक अलग ब्रह्मांड माने और इसे 100 बार दोहराएं, तब भी हमारे पास पर्याप्त ब्रह्मांड नहीं होंगे कि उनमें से एक में संयोग से जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां मिले। यह वो बिंदु है जहां बहुविश्व सिद्धांत आता है। यदि केवल एक ब्रह्मांड है तो यह सटीकता समझाना लगभग असंभव है। लेकिन यदि अनंत ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक अलग स्थिरांकों के साथ, तो यह अपरिहार्य है कि कुछ ब्रह्मांड जीवन के लिए अनुकूल होंगे। हम स्वाभाविक रूप से उनमें से एक में हैं, क्योंकि केवल वहीं हम अस्तित्व में आ सकते हैं और यह प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुविश्व सिद्धांत के कई संस्करण हैं। पहला है क्वांटम बहुविश्व, जो ह्यू एवरेट द्वारा 1957 में प्रस्तावित किया गया था।
यह सिद्धांत कहता है कि हर बार एक क्वांटम माप होता है। ब्रह्मांड कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक शाखा में एक अलग परिणाम होता है। यदि यह सच है तो अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक में घटनाओं का एक अलग क्रम है, लेकिन इन सभी ब्रह्मांडों में भौतिक नियम समान हैं। तो यह सिद्धांत मानव सिद्धांत की समस्या को हल नहीं करता, क्योंकि यह नहीं समझाता कि भौतिक नियम जीवन के लिए अनुकूल क्यों हैं। दूसरा संस्करण है मुद्रास्फीति बहुविश्व, जो एंड्री लिंडे द्वारा 1983 में प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत कहता है कि मुद्रास्फीति कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में यह रुक जाती है और एक ब्रह्मांड बनता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह जारी रहती है और नए ब्रह्मांड बनाती है। यह प्रक्रिया अनंत काल तक जारी रहती है, अनगिनत ब्रह्मांड बनाती है। इन ब्रह्मांडों में भौतिक नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्रास्फीति क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। यदि यह सच है तो हमारा ब्रह्मांड इस विशाल बहुविश्व में केवल एक बुलबुला है। तीसरा संस्करण है स्ट्रिंग सिद्धांत बहुविश्व, जो लियोनार्ड सस्किन द्वारा 2003 में प्रस्तावित किया गया था। स्ट्रिंग सिद्धांत कहता है कि मूलभूत कण वास्तव में छोटे कंपन करने वाले तार हैं। ये तार अतिरिक्त आयामों में कंपन करते हैं जो हम नहीं देख सकते। इन अतिरिक्त आयामों को विभिन्न तरीकों से मोड़ा जा सकता है और प्रत्येक तरीका एक अलग ब्रह्मांड बनाता है जिसमें अलग भौतिक नियम हैं। सस्किन ने गणना की कि लगभग 10 के घात 500 विभिन्न तरीके हैं जिनसे ये आयाम मुड़ सकते हैं। ये एक विशाल संख्या है जिसे स्ट्रिंग थियरी लैंडस्केप कहा जाता है। यदि ये सभी संभावनाएं वास्तव में मौजूद हैं तो उनमें से कुछ जीवन के लिए अनुकूल होंगी। चौथा संस्करण है गणितीय बहुविश्व, जो मैक्स टेगमार्क द्वारा 2003 में प्रस्तावित किया गया था। यह सबसे कट्टरपंथी संस्करण है। टेगमार्क का तर्क है कि सभी संभव गणितीय संरचनाएं वास्तव में मौजूद हैं। हमारा ब्रह्मांड केवल एक गणितीय संरचना है और अनगिनत अन्य गणितीय संरचनाएं भी मौजूद हैं, प्रत्येक एक अलग ब्रह्मांड के रूप में। इन ब्रह्मांडों में भौतिक नियम पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। कुछ में 3 स्थानिक आयाम हो सकते हैं, अन्य में 7 या 11। कुछ में समय आगे बढ़ सकता है, अन्य में यह पीछे जा सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि यह सच है तो वास्तविकता की अवधारणा पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन बहुविश्व सिद्धांत के साथ एक बड़ी समस्या है। यह परीक्षण योग्य नहीं है। हम अन्य ब्रह्मांडों को नहीं देख सकते, उनके साथ संवाद नहीं कर सकते या उनके बारे में कोई प्रयोग नहीं कर सकते। यदि एक सिद्धांत परीक्षण योग्य नहीं है तो क्या यह वास्तव में विज्ञान है या यह केवल दर्शन है? यह एक गहरी बहस है जो आधुनिक भौतिकी में चल रही है। कुछ वैज्ञानिक जैसे जॉर्ज एलिस और जो सिल्क तर्क देते हैं कि बहुविश्व सिद्धांत विज्ञान की सीमाओं को पार कर जाता है। वे कहते हैं कि यदि हम ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं जो परीक्षण योग्य नहीं हैं, तो हम विज्ञान को दर्शन में बदल रहे हैं। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक जैसे ब्रायन ग्रीन और शॉन कैरल तर्क देते हैं कि बहुविश्व सिद्धांत वैध है क्योंकि ये अन्य सिद्धांतों का एक प्राकृतिक परिणाम है जो परीक्षण योग्य हैं। उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति सिद्धांत कई परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करता है जो पुष्टि की गई हैं। यदि मुद्रास्फीति सही है तो अनंत मुद्रास्फीति और बहुविश्व एक प्राकृतिक परिणाम है। इसी तरह स्ट्रिंग सिद्धांत कुछ परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करता है और यदि यह सही है तो स्ट्रिंग लैंडस्केप एक प्राकृतिक परिणाम है। 2015 में भौतिक विज्ञानी पॉल स्टाइनहार्ट, जो मुद्रास्फीति सिद्धांत के मूल प्रस्तावकों में से एक थे, ने एक विवादास्पद लेख प्रकाशित किया। उन्होंने तर्क दिया कि मुद्रास्फीति सिद्धांत इतना लचीला हो गया है कि यह किसी भी अवलोकन को समझा सकता है। यदि एक सिद्धांत सब कुछ समझा सकता है तो यह वास्तव में कुछ भी नहीं समझाता। स्टाइनहार्ट का कहना है कि हमें मुद्रास्फीति के विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जैसे चक्रीय ब्रह्मांड मॉडल, जो कहता है कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है। लेकिन चक्रीय मॉडल की भी अपनी समस्याएं हैं। यदि ब्रह्मांड अनंत चक्रों से गुजरा है तो एंट्रोपी या अव्यवस्था अनंत होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रह्मांड अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। यह एंट्रोपी समस्या कहलाती है। चक्रीय मॉडल के समर्थकों का कहना है कि हर चक्र में एंट्रोपी रीसेट हो जाती है, लेकिन यह कैसे होता है यह स्पष्ट नहीं है।
अब आइए एक और दृष्टिकोण पर विचार करें। क्या होगा यदि ब्रह्मांड वास्तव में डिजाइन किया गया है? ये विचार कई वैज्ञानिकों को असहज करता है, क्योंकि ये धार्मिक विश्वासों से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस संभावना पर गंभीरता से विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, भौतिक विज्ञानी पॉल डेविस ने तर्क दिया है कि ब्रह्मांड में जीवन और चेतना के उद्भव की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति है। डेविस का कहना है कि यह प्रवृत्ति भौतिक नियमों में ही अंतर्निहित है। यह किसी बाहरी डिजाइनर की आवश्यकता नहीं रखती, बल्कि यह ब्रह्मांड की प्रकृति का एक मौलिक पहलू है। 2007 में डेविस ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था कॉस्मिक जैकपॉट। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मांड के नियम ऐसे हैं कि वे जटिलता और चेतना की ओर ले जाते हैं। यह एक प्रकार का कॉस्मिक इंपेरेटिव है, एक अंतर्निहित उद्देश्य जो ब्रह्मांड को जीवन की ओर धकेलता है। डेविस का कहना है कि यह उद्देश्य किसी बाहरी देवता द्वारा लगाया गया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की गणितीय संरचना का एक स्वाभाविक परिणाम है। यह विचार टेलीलॉजी या उद्देश्यवाद से संबंधित है, जो कहता है कि प्रकृति में एक अंतर्निहित उद्देश्य है। यह विचार प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु से आता है, जिन्होंने तर्क दिया कि सब कुछ एक अंतिम कारण या उद्देश्य की ओर बढ़ता है। आधुनिक विज्ञान ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह यांत्रिक कारण प्रभाव पर आधारित है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक अब सोच रहे हैं कि शायद टेलीलॉजी का एक आधुनिक संस्करण उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जीव विज्ञानी साइमन कॉनवे मॉरिस ने तर्क दिया है कि विकास अभिसरण की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न प्रजातियां समान समाधानों पर पहुंचती हैं। आंखें कई बार स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं। उड़ने की क्षमता कई बार विकसित हुई है। बुद्धिमत्ता कई प्रजातियों में विकसित हुई है। मॉरिस का कहना है कि यह सुझाव देता है कि विकास यादृच्छिक नहीं है, बल्कि कुछ समाधानों की ओर पूर्वाग्रहित है। यदि यह सच है, तो शायद ब्रह्मांड भी जीवन और चेतना की ओर पूर्वाग्रहित है। लेकिन यह विचार कई समस्याएं उठाता है। यदि ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित उद्देश्य है, तो यह उद्देश्य कहां से आता है? यदि यह भौतिक नियमों में अंतर्निहित है, तो ये नियम ऐसे क्यों हैं? हम फिर से उसी प्रश्न पर वापस आ जाते हैं। कुछ दार्शनिक तर्क देते हैं कि यह एक अनंत प्रतिगमन है। हर उत्तर एक नया प्रश्न उठाता है। शायद कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई अंतिम उत्तर नहीं है। अब आइए प्राचीन भारतीय दर्शन की ओर वापस चलें और देखें कि यह इन प्रश्नों को कैसे संबोधित करता है। वैदिक परंपरा में ब्रह्मांड को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मांड बनता है, विकसित होता है और फिर नष्ट हो जाता है, केवल फिर से बनने के लिए। ये चक्र अनंत काल तक जारी रहता है। प्रत्येक चक्र को एक कल्प कहा जाता है, जो लगभग 4 अरब 30 करोड़ वर्ष लंबा है। ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक ब्रह्मांड की आयु के करीब है। पुराणों में ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है, विष्णु को पालनकर्ता के रूप में और शिव को विनाशक के रूप में। लेकिन ये 3 देवता वास्तव में एक ही वास्तविकता के 3 पहलू हैं। सृष्टि, संरक्षण और विनाश एक निरंतर चक्र हैं। ये विचार आधुनिक चक्रीय ब्रह्मांड मॉडल के बहुत करीब है। उपनिषदों में ब्रह्म को परम वास्तविकता के रूप में वर्णित किया गया है, जो सब कुछ व्याप्त करता है। ब्रह्म न तो बनाया गया है और न ही नष्ट होता है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। लेकिन ब्रह्म से माया उत्पन्न होती है, जो भौतिक ब्रह्मांड है। माया वास्तविक है लेकिन अस्थायी। ये ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति है, लेकिन यह ब्रह्म नहीं है। यह विचार आधुनिक क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत के बहुत करीब है, जो कहता है कि कण क्वांटम क्षेत्रों की उत्तेजना है। क्षेत्र मौलिक हैं, कण अस्थायी अभिव्यक्तियां हैं। अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना जाता है। तत्त्वम असि, तू वही है। यदि यह सच है, तो चेतना मौलिक है और भौतिक ब्रह्मांड चेतना की एक अभिव्यक्ति है। यह विचार कुछ आधुनिक भौतिक विज्ञानियों के विचारों के बहुत करीब है, जैसे जॉन व्हीलर, जिन्होंने इट फ्रॉम बिट की अवधारणा प्रस्तावित की। व्हीलर का तर्क था कि भौतिक वास्तविकता सूचना से उत्पन्न होती है और सूचना पर्यवेक्षकों द्वारा बनाई जाती है। यदि यह सच है, तो चेतना केवल ब्रह्मांड का एक उपोत्पाद नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड को बनाने में भूमिका निभाती है। योग दर्शन में
चित्त को चेतना के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। चित्त में 3 पहलू हैं: मनस, मन, बुद्धि, बुद्धि और अहंकार, अहंकार। मनस संवेदी जानकारी को संसाधित करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार व्यक्तिगत पहचान की भावना बनाता है। लेकिन इन सभी के पीछे साक्षी चेतना है, जो शुद्ध जागरूकता है। योग का लक्ष्य मन की उतार चढ़ाव को शांत करना और इस शुद्ध जागरूकता का अनुभव करना है। यह विचार आधुनिक चेतना अध्ययन के बहुत करीब है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमासियो ने तर्क दिया है कि चेतना में विभिन्न स्तर हैं। सबसे बुनियादी स्तर है कोर कॉन्शियसनेस, जो वर्तमान क्षण की जागरूकता है। अगला स्तर है एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, जो अतीत और भविष्य की जागरूकता है। और सबसे उच्च स्तर है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो स्वयं की जागरूकता है। डमासियो का कहना है कि ये विभिन्न स्तर मस्तिष्क में विभिन्न तंत्रिका नेटवर्क से उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी समस्या है। हम चेतना के तंत्रिका सहसंबंधों को माप सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझा सकते कि व्यक्तिपरक अनुभव कैसे उत्पन्न होता है। जब आप लाल रंग देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, लेकिन लाल रंग का व्यक्तिपरक अनुभव, वह लालपन, यह न्यूरॉन्स की गतिविधि से कैसे उत्पन्न होता है? यह कठिन समस्या कहलाती है, जो दार्शनिक डेविड चाल्मर्स द्वारा 1995 में प्रस्तावित की गई थी। कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि कठिन समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि चेतना मौलिक है। यह भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू है, जैसे द्रव्यमान या आवेश। इस दृष्टिकोण को पैनसाइकिज्म कहा जाता है, जो कहता है कि सब कुछ में कुछ हद तक चेतना है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन में भी एक बहुत ही बुनियादी प्रकार की जागरूकता हो सकती है। यह विचार बहुत विवादास्पद है, लेकिन कुछ प्रतिष्ठित दार्शनिक इसका समर्थन करते हैं, जैसे गैलन स्ट्रॉसन और फिलिप गॉफ। वे तर्क देते हैं कि यदि चेतना भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, तो भौतिक प्रक्रियाओं में पहले से ही कुछ प्रकार की प्रोटोचेतना होनी चाहिए। अन्यथा चेतना कहाँ से आती है? यह कुछ भी नहीं से नहीं आ सकती। यदि पैनसाइकिज्म सही है, तो मानव सिद्धांत एक नया अर्थ लेता है। ब्रह्मांड केवल जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि ये स्वयं एक प्रकार की चेतना है। हम उस चेतना के जटिल अभिव्यक्तियां हैं। यह विचार प्राचीन भारतीय दर्शन के बहुत करीब है, जो कहता है कि ब्रह्म चेतना है और सब कुछ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान और दर्शन का विलय होता है। आइए एक प्रयोग की कल्पना करें जो इस पूरी बहस को एक नए प्रकाश में डालता है। 2022 में वियना विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानियों ने एक असाधारण क्वांटम प्रयोग किया। उन्होंने 2000 परमाणुओं के एक अणु को क्वांटम सुपरपोजिशन में रखा, जिसका अर्थ है कि यह एक साथ 2 स्थानों पर था। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन में रखा गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे मापा, यह एक निश्चित स्थान में ढह गया। यह प्रयोग एक गहरा प्रश्न उठाता है। क्या पर्यवेक्षक वास्तविकता को बनाता है या केवल उसे प्रकट करता है? ये प्रश्न मानव सिद्धांत के केंद्र में है। यदि पर्यवेक्षक वास्तविकता को बनाता है, तो ब्रह्मांड और चेतना के बीच एक मौलिक संबंध है। ब्रह्मांड केवल चेतना के लिए अनुकूल नहीं है, बल्कि चेतना ब्रह्मांड को वास्तविक बनाने में भूमिका निभाती है। ये विचार भागीदारी मानव सिद्धांत कहलाता है, जो जॉन व्हीलर द्वारा 1983 में प्रस्तावित किया गया था। व्हीलर ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड एक भागीदारी ब्रह्मांड है, जहां पर्यवेक्षक केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं जो वास्तविकता को आकार देते हैं। व्हीलर ने एक विचार प्रयोग प्रस्तावित किया, जिसे विलंबित पसंद प्रयोग कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक फोटॉन अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक क्वासर से यात्रा कर रहा है। रास्ते में यह एक आकाशगंगा से गुजरता है, जो गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में कार्य करती है। फोटॉन को 2 रास्तों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर हम तय करते हैं कि हम किस प्रकार का माप करेंगे। यदि हम एक प्रकार का माप करते हैं, तो फोटॉन एक रास्ते से आया होगा। यदि हम दूसरे प्रकार का माप करते हैं, तो ये दोनों रास्तों से आया होगा। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात है, हम अभी अरबों वर्षों बाद ये तय करते हैं कि फोटॉन ने अतीत में क्या किया। हमारा वर्तमान निर्णय अतीत को प्रभावित करता है। ये प्रयोग वास्तव में किया गया है और परिणाम
व्हीलर की भविष्यवाणी की पुष्टि करते हैं। 2007 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानियों ने एक विलंबित पसंद प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक फोटॉन का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि हम भविष्य में क्या मापने का निर्णय लेते हैं। यह सुझाव देता है कि समय रैखिक नहीं है और भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है। यदि यह सच है, तो कारण प्रभाव की हमारी समझ पूरी तरह से बदल जाती है। अब इसे मानव सिद्धांत से जोड़ें। यदि पर्यवेक्षक अतीत को प्रभावित कर सकते हैं, तो शायद हमारा अस्तित्व यहाँ और अभी ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को प्रभावित करता है। शायद ब्रह्मांड के स्थिरांक इसलिए सही हैं क्योंकि हम यहाँ हैं उन्हें देखने के लिए। यह एक कट्टरपंथी विचार है जो अधिकांश भौतिक विज्ञानियों को असहज करता है, लेकिन यह क्वांटम यांत्रिकी की गणितीय संरचना का एक तार्किक परिणाम है। 2010 में MIT के भौतिक विज्ञानी सेठ लॉयड ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मांड एक क्वांटम कंप्यूटर है। लॉयड ने गणना की कि बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड ने लगभग 10 के घात 120 क्वांटम ऑपरेशन किए हैं। यह एक विशाल संख्या है, लेकिन यह अनंत नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की कंप्यूटेशनल शक्ति सीमित है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है, जीवन और चेतना सूचना को संसाधित करने के बहुत कुशल तरीके हैं। एक मानव मस्तिष्क लगभग 10 के घात 16 ऑपरेशन प्रति सेकंड करता है। यदि ब्रह्मांड सूचना संसाधन के बारे में है, तो शायद चेतना ब्रह्मांड की कंप्यूटेशनल शक्ति को अधिकतम करने का एक तरीका है। यह विचार हमें डिजिटल भौतिकी की अवधारणा की ओर ले जाता है, जो कहती है कि ब्रह्मांड मूलभूत रूप से सूचना से बना है। भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने इसे इट फ्रॉम बिट कहा। व्हीलर का तर्क था कि हर भौतिक मात्रा, हर इट, सूचना के बिट से उत्पन्न होती है। पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय, सब कुछ अंततः सूचना है। यदि यह सच है, तो ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है और हम उस प्रोग्राम के भीतर सूचना संसाधन करने वाली संस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी समस्या है। यदि ब्रह्मांड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो इसे किसने प्रोग्राम किया और वह प्रोग्रामर कहाँ है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया। यह सिमुलेशन परिकल्पना कहलाती है, जो दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम द्वारा 2003 में प्रस्तावित की गई थी। बोस्ट्रॉम ने तर्क दिया कि यदि कोई सभ्यता पर्याप्त उन्नत हो जाती है, तो वह पूरे ब्रह्मांडों का सिमुलेशन कर सकती है। यदि ऐसा है, तो सांख्यिकीय रूप से हम एक सिमुलेशन में होने की अधिक संभावना रखते हैं, न कि आधार वास्तविकता में। यह विचार विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन कुछ गंभीर वैज्ञानिक इस पर विचार करते हैं। एलन मस्क ने कहा है कि हमारे आधार वास्तविकता में होने की संभावना अरबों में एक है। भौतिक विज्ञानी जेम्स केट्स ने दावा किया है कि उन्होंने स्ट्रिंग सिद्धांत के समीकरणों में कंप्यूटर कोड जैसी संरचनाएं पाई हैं। यदि यह सच है, तो शायद ब्रह्मांड वास्तव में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। लेकिन सिमुलेशन परिकल्पना अपनी समस्याएं उठाती है। यदि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो सिमुलेशन बनाने वाली सभ्यता कहाँ है? क्या वे भी एक सिमुलेशन में हैं? यह एक अनंत प्रतिगमन बनाता है। कहीं न कहीं एक आधार वास्तविकता होनी चाहिए, और उस आधार वास्तविकता में मानव सिद्धांत की समस्या अभी भी मौजूद है। उस ब्रह्मांड के स्थिरांक जीवन के लिए अनुकूल क्यों हैं? अब आइए एक और कोण से देखें, समय की प्रकृति। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय एक आयाम है, स्थान की तरह। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समान रूप से वास्तविक हैं। यह ब्लॉक यूनिवर्स या इटर्नलिज्म कहलाता है। यदि यह सच है, तो पूरा ब्रह्मांड का इतिहास बिग बैंग से लेकर अंतिम क्षण तक पहले से ही मौजूद है। हम केवल इसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, एक समय में एक क्षण। लेकिन यदि भविष्य पहले से ही मौजूद है, तो स्वतंत्र इच्छा का क्या होता है? क्या हमारे निर्णय पहले से ही निर्धारित हैं? यह एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है जो सदियों से बहस का विषय रहा है। कुछ भौतिक विज्ञानी, जैसे ब्रायन ग्रीन, तर्क देते हैं कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। हमारे निर्णय हमारे मस्तिष्क की भौतिक अवस्था द्वारा निर्धारित होते हैं, जो बदले में पिछली घटनाओं द्वारा निर्धारित होती है। यह एक कारण प्रभाव की श्रृंखला है जो बिग बैंग तक जाती है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है।
क्वांटम स्तर पर घटनाएं वास्तव में यादृच्छिक हैं। जब एक रेडियोधर्मी परमाणु क्षय होता है तो ये पूरी तरह से अप्रत्याशित है। कोई छिपा हुआ कारण नहीं है, ये मौलिक अनिश्चितता है। यदि हमारे मस्तिष्क क्वांटम प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जैसा कि पेनरोज और हैमरॉफ सुझाव देते हैं, तो शायद हमारे निर्णय पूरी तरह से निर्धारित नहीं हैं। शायद स्वतंत्र इच्छा के लिए कुछ जगह है। 2014 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट के प्रयोगों को दोहराया गया। लिबेट ने 1983 में दिखाया था कि जब लोग एक सचेत निर्णय लेते हैं तो उनका मस्तिष्क वास्तव में निर्णय से कुछ 100 मिलीसेकंड पहले सक्रिय हो जाता है। यह सुझाव देता है कि सचेत निर्णय वास्तव में अचेतन मस्तिष्क प्रक्रियाओं का परिणाम है। लेकिन नए प्रयोगों ने दिखाया कि यह अधिक जटिल है। मस्तिष्क की प्रारंभिक गतिविधि निर्णय को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करती। अंतिम क्षण में सचेत मन अभी भी निर्णय को वीटो कर सकता है। यह सुझाव देता है कि स्वतंत्र इच्छा पूरी तरह से भ्रम नहीं है। अब इसे मानव सिद्धांत से जोड़ें। यदि हमारे पास कुछ हद तक स्वतंत्र इच्छा है, तो हम केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, हम सक्रिय एजेंट हैं जो ब्रह्मांड को आकार देते हैं। हमारे निर्णय, हमारे कार्य, वे सभी ब्रह्मांड के विकास में योगदान करते हैं। यदि ये सच है, तो मानव सिद्धांत केवल ये नहीं कहता कि ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, ये कहता है कि हम ब्रह्मांड के सह-निर्माता हैं। ये विचार प्राचीन भारतीय दर्शन में कर्म की अवधारणा से मेल खाता है। कर्म का अर्थ है क्रिया, और यह विचार कि हर क्रिया का परिणाम होता है। लेकिन कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक भी है। हमारे सामूहिक कर्म ब्रह्मांड को आकार देते हैं। यदि हम इसे आधुनिक शब्दों में अनुवाद करें तो यह कह सकता है कि हमारे सामूहिक कार्य और निर्णय ब्रह्मांड के भविष्य को प्रभावित करते हैं। अब आइए एक और प्रयोग देखें जो इस पूरी बहस को एक नए प्रकाश में डालता है। 2019 में चीन के वैज्ञानिकों ने एक क्वांटम उलझाव प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने 2 फोटॉनों को 1200 किलोमीटर की दूरी पर उलझाया। क्वांटम उलझाव वह घटना है जहां 2 कण इतने जुड़े होते हैं कि एक को मापने से तुरंत दूसरे को प्रभावित होता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे दूरी पर भूतिया क्रिया कहा था और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रयोगों ने बार बार दिखाया है कि क्वांटम उलझाव वास्तविक है। ये प्रयोग दिखाता है कि ब्रह्मांड में एक गहरी अंतर्संबंधता है। कण जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, वे अभी भी जुड़े हो सकते हैं। यदि ये सच है तो शायद पूरा ब्रह्मांड एक विशाल उलझा हुआ सिस्टम है। हम सभी, हर परमाणु, हर तारा, हर आकाशगंगा, हम सभी एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। ये विचार प्राचीन भारतीय दर्शन में इंद्र के जाल की अवधारणा से मेल खाता है। इंद्र का जाल एक विशाल नेटवर्क है जहां हर नोड पर एक रत्न है। हर रत्न अन्य सभी रत्नों को प्रतिबिंबित करता है। यदि आप एक रत्न को देखते हैं तो आप सभी रत्नों को देखते हैं। यह अंतर्संबंधता का एक सुंदर रूपक है। 2021 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया जिन्होंने क्वांटम उलझाव पर अग्रणी काम किया। एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटोन ज़ीलिंगर ने प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि क्वांटम उलझाव वास्तविक है और इसका उपयोग सूचना संचारित करने के लिए किया जा सकता है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के लिए द्वार खोलता है। लेकिन यह एक गहरा दार्शनिक प्रश्न भी उठाता है। यदि कण तुरंत एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं तो स्थानीयता का क्या होता है? क्या स्थान और समय मौलिक हैं या वे एक गहरी वास्तविकता से उत्पन्न होते हैं? कुछ भौतिक विज्ञानी जैसे जुआन माल्डासेना तर्क देते हैं कि स्थान और समय मौलिक नहीं है, वे एक गहरी क्वांटम वास्तविकता से उत्पन्न होते हैं। माल्डासेना ने 1997 में ADS/CFT पत्राचार की खोज की, जो दिखाता है कि एक उच्च आयामी स्थान में गुरुत्वाकर्षण एक निम्न आयामी स्थान में क्वांटम यांत्रिकी के बराबर है। ये सुझाव देता है कि स्थान एक होलोग्राम की तरह है जो एक गहरी क्वांटम वास्तविकता का प्रक्षेपण है। यदि ये सच है तो हमारी त्रि-आयामी दुनिया वास्तव में एक द्वि-आयामी सतह पर एन्कोडेड सूचना का प्रक्षेपण हो सकती है। यह होलोग्राफिक सिद्धांत कहलाता है और यह आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे रोमांचक विचारों में से एक है।
यदि ब्रह्मांड एक होलोग्राम है तो हर भाग में पूरे की जानकारी होती है। ये फिर से इंद्र के जाल की अवधारणा से मेल खाता है। हर रत्न में सभी रत्नों का प्रतिबिंब है, हर भाग में पूरा है। अब आइए समय के बारे में एक और गहरा प्रश्न पूछें। समय क्यों आगे बढ़ता है? हम अतीत को याद करते हैं लेकिन भविष्य को नहीं। अंडे टूटते हैं लेकिन खुद को ठीक नहीं करते। यह समय का तीर कहलाता है और यह एंट्रोपी से संबंधित है। एंट्रोपी या अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। यह थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम है। लेकिन यहां एक पहेली है। भौतिकी के मूलभूत नियम समय प्रतिवर्ती हैं। यदि आप एक वीडियो को उल्टा चलाएं तो भौतिकी के नियम अभी भी काम करते हैं। तो समय का तीर कहां से आता है? उत्तर बिग बैंग में है। बिग बैंग के समय ब्रह्मांड बहुत कम एंट्रोपी की स्थिति में था। ये बहुत व्यवस्थित था। तब से एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। ये वृद्धि समय का तीर बनाती है। लेकिन यहां गहरा प्रश्न है, बिग बैंग इतनी कम एंट्रोपी की स्थिति में क्यों था? ये बहुत असंभव है। अधिकांश संभावित प्रारंभिक स्थितियां उच्च एंट्रोपी की होंगी। ये मानव सिद्धांत की एक और अभिव्यक्ति है। यदि बिग बैंग उच्च एंट्रोपी की स्थिति में होता तो कोई संरचना नहीं बनती, कोई तारे नहीं, कोई जीवन नहीं। 2004 में भौतिक विज्ञानी शॉन कैरोल ने तर्क दिया कि बिग बैंग की कम एंट्रोपी मानव सिद्धांत की सबसे बड़ी पहेली है। कैरोल ने गणना की कि बिग बैंग की प्रारंभिक स्थिति की संभावना 1 के बाद 10 अरब 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 शून्य लगाने जितनी कम है। यह संख्या इतनी छोटी है कि इसे समझना असंभव है। यह सभी अन्य मानव सिद्धांत पहेलियों को बौना बना देती है। कैरोल ने एक संभावित समाधान प्रस्तावित किया। शायद हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में एक उतार चढ़ाव है। उस बड़े ब्रह्मांड में एंट्रोपी बहुत अधिक है, लेकिन कभी-कभी यादृच्छिक उतार चढ़ाव से कम एंट्रोपी के क्षेत्र बनते हैं। हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही एक क्षेत्र हो सकता है, लेकिन यह समाधान अपनी समस्याएं उठाता है। यदि हम एक उतार चढ़ाव हैं, तो हमें एक छोटे उतार चढ़ाव होने की अधिक संभावना होनी चाहिए, न कि एक विशाल ब्रह्मांड। फिर से हम बोल्ट्जमैन मस्तिष्क समस्या पर वापस आ जाते हैं। अब आइए एक और कोण से देखें, ब्रह्मांड का भविष्य। वर्तमान अवलोकनों के आधार पर ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तार करता रहेगा। अंधेरी ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। अरबों वर्षों में सभी तारे अपना ईंधन जला देंगे। आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि वे एक दूसरे को नहीं देख सकेंगी। ब्रह्मांड ठंडा, अंधेरा और खाली हो जाएगा। यह ऊष्मा मृत्यु कहलाती है। यह ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य है। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ है। 2020 में भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी नामक एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। पेनरोज का तर्क है कि ऊष्मा मृत्यु के बाद ब्रह्मांड एक नए बिग बैंग में पुनर्जन्म ले सकता है। ये कैसे संभव है? पेनरोज का कहना है कि जब ब्रह्मांड बहुत पुराना और खाली हो जाता है तो समय और स्थान का अर्थ खो जाता है। उस बिंदु पर ब्रह्मांड का अंत एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत के समान हो जाता है। यह एक चक्रीय ब्रह्मांड है जो अनंत काल तक जन्म और मृत्यु के चक्रों से गुजरता है। यह विचार प्राचीन भारतीय दर्शन में कल्प की अवधारणा से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। हर कल्प के अंत में ब्रह्मांड प्रलय में नष्ट हो जाता है, फिर एक नया कल्प शुरू होता है। यह चक्र अनंत काल तक जारी रहता है। पेनरोज का सिद्धांत इस प्राचीन विचार को आधुनिक भौतिकी की भाषा में व्यक्त करता है। पेनरोज ने दावा किया है कि उन्होंने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण में पिछले कल्पों के संकेत पाए हैं। उन्होंने कुछ विशेष पैटर्न की पहचान की है जो पिछले ब्रह्मांड में ब्लैक होल टकराव के अवशेष हो सकते हैं। लेकिन यह दावा बहुत विवादास्पद है। अधिकांश खगोलशास्त्री इन पैटर्नों को सांख्यिकीय शोर मानते हैं। लेकिन यदि पेनरोज सही हैं, तो ये ब्रह्मांड विज्ञान में एक क्रांति होगी। अब आइए एक और गहरे प्रश्न पर आएं। चेतना का उद्देश्य क्या है? यदि ब्रह्मांड केवल भौतिक प्रक्रियाओं का एक संग्रह है, तो चेतना क्यों विकसित हुई? विकासवादी दृष्टिकोण से चेतना एक अनुकूलन है जो जीवित रहने में मदद करती है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। चेतना केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है। ये अर्थ, उद्देश्य, सौंदर्य, प्रेम के बारे में है। ये चीजें जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं हैं,
लेकिन वे मानव अनुभव के केंद्र में हैं। कुछ दार्शनिक तर्क देते हैं कि चेतना का उद्देश्य ब्रह्मांड को जानना है। हम ब्रह्मांड के वे हिस्से हैं जो खुद को जानने के लिए जाग गए हैं। खगोल शास्त्री कार्ल सागन ने कहा था कि हम तारों की सामग्री से बने हैं। हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को जानने का। यदि ये सच है तो चेतना केवल एक दुर्घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है। 2016 में भौतिक विज्ञानी पॉल डेविस ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि चेतना ब्रह्मांड की जटिलता को बढ़ाने का एक तरीका है। डेविस का कहना है कि ब्रह्मांड में जटिलता बढ़ाने की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत सरल था, केवल हाइड्रोजन और हीलियम। फिर तारे बने, फिर भारी तत्व, फिर ग्रह, फिर जीवन, फिर चेतना। हर चरण पिछले से अधिक जटिल है। डेविस का तर्क है कि यह प्रवृत्ति भौतिकी के नियमों में अंतर्निहित है। लेकिन यहां एक समस्या है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एंट्रोपी या अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। यह जटिलता बढ़ाने की प्रवृत्ति के विपरीत लगता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। स्थानीय रूप से जटिलता बढ़ सकती है, जबकि वैश्विक रूप से एंट्रोपी बढ़ती है। जीवन एक अच्छा उदाहरण है। एक जीवित जीव बहुत व्यवस्थित है, कम एंट्रोपी के साथ, लेकिन यह अपने वातावरण में एंट्रोपी बढ़ाकर इस व्यवस्था को बनाए रखता है। कुल मिलाकर एंट्रोपी बढ़ती है। अब आइए एक और प्रयोग देखें जो चेतना की प्रकृति पर प्रकाश डालता है। 2013 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्टों ने दो मानव मस्तिष्कों को सीधे जोड़ा। एक व्यक्ति ने एक वीडियो गेम खेला और अपने हाथ को हिलाने के बारे में सोचा। उसके मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भेजा गया। दूसरे व्यक्ति का हाथ अनैच्छिक रूप से हिल गया। यह पहली बार था कि दो मानव मस्तिष्कों को सीधे जोड़ा गया था। यह प्रयोग दिखाता है कि चेतना केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह साझा की जा सकती है, स्थानांतरित की जा सकती है। यदि हम इस तकनीक को आगे बढ़ाएं तो शायद भविष्य में हम एक सामूहिक चेतना बना सकते हैं जहां कई मस्तिष्क एक साथ जुड़े हों। यह विचार विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन यह तकनीकी रूप से संभव हो सकता है और यह प्राचीन भारतीय दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा से मेल खाता है, जो एक सार्वभौमिक चेतना है जो सब कुछ जोड़ती है। अब आइए मानव सिद्धांत के व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार करें। यदि ब्रह्मांड वास्तव में हमारे लिए अनुकूल है तो इसका हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है? पहला निहितार्थ है कृतज्ञता। हम असंभव रूप से भाग्यशाली हैं कि हम अस्तित्व में हैं। ब्रह्मांड के स्थिरांक इतने सटीक हैं कि हमारा अस्तित्व एक चमत्कार है। ये एहसास हमें विनम्रता और आश्चर्य की भावना दे सकता है। दूसरा निहितार्थ है जिम्मेदारी। यदि हम ब्रह्मांड के सह निर्माता हैं तो हमारे कार्य मायने रखते हैं। हम जो करते हैं वह न केवल हमें प्रभावित करता है बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। ये हमें अपने कार्यों के बारे में अधिक सावधान रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। तीसरा निहितार्थ है अंतर्संबंधता। यदि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है तो हम अलग नहीं हैं। हम सभी एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वह हम खुद के साथ करते हैं। यह एहसास हमें अधिक करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण बना सकता है। चौथा निहितार्थ है उद्देश्य। यदि ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित उद्देश्य है तो हमारे जीवन में भी उद्देश्य है। हम केवल यादृच्छिक दुर्घटनाएं नहीं हैं। हम ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एहसास हमें अर्थ और दिशा की भावना दे सकता है। पांचवां निहितार्थ है रहस्य। मानव सिद्धांत सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, ये नए प्रश्न उठाता है। ब्रह्मांड के स्थिरांक इतने सटीक क्यों हैं? चेतना क्यों मौजूद है? ब्रह्मांड का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न हमें विनम्र रखते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। 2019 में भौतिक विज्ञानी मार्सेलो ग्लीजर ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था द आइलैंड ऑफ नॉलेज। ग्लीजर का तर्क है कि विज्ञान हमें सब कुछ नहीं बता सकता। हमेशा रहस्य होंगे, ऐसे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन यह विज्ञान की कमजोरी नहीं है, यह इसकी ताकत है। रहस्य हमें जिज्ञासु रखता है, हमें खोज करने के लिए प्रेरित करता है।
ग्लीजर का कहना है कि हमें रहस्य को गले लगाना चाहिए, न कि उससे डरना चाहिए। अब आइए एक अंतिम प्रयोग देखें जो इस पूरी बहस को समेटता है। 2023 में जापानी वैज्ञानिकों ने एक क्वांटम प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक फोटॉन अतीत को बदल सकता है। उन्होंने एक फोटॉन को एक विशेष उपकरण के माध्यम से भेजा जो इसे 2 रास्तों में विभाजित करता है। फिर उन्होंने तय किया कि वे किस प्रकार का माप करेंगे। आश्चर्यजनक रूप से फोटॉन का व्यवहार उनके भविष्य के निर्णय पर निर्भर करता था। यह सुझाव देता है कि भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है और समय रैखिक नहीं है। यदि यह सच है तो कारण प्रभाव की हमारी पूरी समझ बदल जाती है। शायद ब्रह्मांड एक विशाल, अस्थायी रूप से विस्तारित नेटवर्क है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शायद हमारा अस्तित्व यहां और अभी पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को आकार देता है। शायद मानव सिद्धांत केवल यह नहीं कहता कि ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, यह कहता है कि हम और ब्रह्मांड एक साथ सहविकसित होते हैं, एक नृत्य में जो समय और स्थान से परे है। यह विचार प्राचीन ऋषियों के अनुभव से मेल खाता है। उपनिषदों में ऋषि कहते हैं कि जब वे गहरे ध्यान में जाते हैं तो वे समय और स्थान से परे एक वास्तविकता का अनुभव करते हैं। वे ब्रह्म का अनुभव करते हैं, वो परम वास्तविकता जो सब कुछ व्याप्त करती है। इस अवस्था में अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ एक शाश्वत अभी में मौजूद है। शायद आधुनिक भौतिकी और प्राचीन दर्शन एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। शायद ब्रह्मांड और चेतना एक ही वास्तविकता के 2 पहलू हैं। शायद हम केवल ब्रह्मांड में पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड हैं, खुद को जानने के लिए जागे हुए। शायद मानव सिद्धांत हमें यह बता रहा है कि हम घर पर हैं, कि ब्रह्मांड हमारा घर है, क्योंकि हम ब्रह्मांड हैं। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सभी धागे एक साथ आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे कुछ स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में विज्ञान है या केवल सुंदर दार्शनिक कल्पना? यह एक उचित प्रश्न है, और सच्चाई यह है कि मानव सिद्धांत विज्ञान की सीमाओं पर खड़ा है। एक पैर अनुभवजन्य डेटा में और दूसरा दार्शनिक अटकलों में। आइए ईमानदार रहें। जब हम बहुविश्व के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं छू सकते, कभी सीधे परीक्षण नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं कि चेतना वास्तविकता को बनाती है, तो हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का विलय होता है। और हां, कुछ वैज्ञानिक इसे छद्म विज्ञान कहेंगे। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, विज्ञान का इतिहास उन विचारों से भरा है जो पहले पागल लगते थे लेकिन बाद में सच साबित हुए। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो लोगों ने सोचा कि वह पागल है। जब आइंस्टाइन ने कहा कि समय सापेक्ष है, तो कई भौतिक विज्ञानियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। जब क्वांटम यांत्रिकी ने सुझाव दिया कि एक कण एक साथ 2 स्थानों पर हो सकता है, तो आइंस्टाइन ने खुद इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन समय के साथ साक्ष्य जमा हुए और ये पागल विचार मुख्यधारा के विज्ञान बन गए। तो शायद मानव सिद्धांत भी ऐसा ही है। शायद हम एक ऐसे विचार के किनारे पर खड़े हैं जो हमारी वास्तविकता की समझ को मौलिक रूप से बदल देगा। या शायद नहीं। शायद 50 वर्षों में वैज्ञानिक इस पर पीछे मुड़कर देखेंगे और हंसेंगे कि हम कितने भोले थे। लेकिन अभी, इस क्षण में, हम नहीं जानते। और यह अनिश्चितता, यह रहस्य, यही विज्ञान को रोमांचक बनाता है। अब आइए उस प्रश्न पर आएं जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। ब्रह्मांड के स्थिरांक इतने सटीक क्यों हैं? हमने 3 मुख्य उत्तर देखे हैं, संयोग, बहुविश्व और डिजाइन। लेकिन शायद एक चौथा उत्तर है जिसे हमने पूरी तरह से खोजा नहीं है। शायद ये प्रश्न ही गलत है। 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दार्शनिक टिम मॉडलिन ने एक उत्तेजक पेपर प्रकाशित किया। मॉडलिन ने तर्क दिया कि जब हम पूछते हैं कि ब्रह्मांड के स्थिरांक इतने सटीक क्यों हैं, तो हम मान रहे हैं कि वे अलग हो सकते थे। लेकिन क्या होगा यदि वे अलग नहीं हो सकते थे? क्या होगा
यदि कोई गहरा सिद्धांत है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है, जो बताता है कि ये स्थिरांक बिल्कुल वही होने चाहिए जो वे हैं, ये विचार प्राकृतिकता कहलाता है। ये कहता है कि ब्रह्मांड के स्थिरांक मनमाने नहीं हैं, वे गहरे गणितीय सिद्धांतों से निर्धारित होते हैं। यदि हम उन सिद्धांतों को समझ सकें तो मानव सिद्धांत की पहेली गायब हो जाएगी। स्थिरांक सही हैं क्योंकि वे केवल सही ही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या है, अब तक किसी ने भी ऐसा सिद्धांत नहीं पाया है। स्ट्रिंग सिद्धांत, जो एक समय सब कुछ समझाने का वादा करता था, ने 10 के घात 500 विभिन्न संभावनाएं दी। लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण एक अन्य उम्मीदवार अभी भी विकास में है। कोई भी सिद्धांत यह नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड के स्थिरांक बिल्कुल वही क्यों हैं जो वे हैं। 2025 में सर्न में एक सम्मेलन हुआ जहां दुनिया के शीर्ष भौतिक विज्ञानी मानव सिद्धांत पर बहस करने के लिए एकत्र हुए। सम्मेलन का शीर्षक था द फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम, साइंस, फिलॉसफी और थियोलॉजी। यह शीर्षक ही समस्या को दर्शाता है। हम नहीं जानते कि यह एक वैज्ञानिक प्रश्न है, एक दार्शनिक प्रश्न है या एक धार्मिक प्रश्न है। शायद यह तीनों है। सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रैंक विल्जेक ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मानव सिद्धांत अंतिम उपाय का सिद्धांत है। विल्जेक का तर्क था कि हमें इसे स्वीकार करने से पहले हर दूसरी संभावना को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि शायद हमें इसे स्वीकार करना पड़े। शायद ब्रह्मांड वास्तव में हमारे लिए अनुकूल है और इसका कोई गहरा कारण नहीं है। दूसरी ओर भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड सस्किंड ने तर्क दिया कि बहुविश्व सबसे तार्किक व्याख्या है। सस्किंड ने कहा कि यदि अनगिनत ब्रह्मांड हैं तो कुछ में जीवन होना अपरिहार्य है। हम उनमें से एक में हैं क्योंकि केवल वहीं हम हो सकते हैं। ये सरल, सुरुचिपूर्ण और परीक्षण योग्य नहीं है। लेकिन सस्किंड का तर्क है कि यह अभी भी सबसे अच्छी व्याख्या है। तीसरे दृष्टिकोण को भौतिक विज्ञानी पॉल डेविस ने प्रस्तुत किया। डेविस ने तर्क दिया कि शायद ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित जैव मित्रता है। भौतिक नियम ऐसे हैं कि वे स्वाभाविक रूप से जीवन और चेतना की ओर ले जाते हैं। यह किसी बाहरी डिजाइनर की आवश्यकता नहीं रखता। लेकिन ये भी नहीं कहता कि ये केवल संयोग है। यह कहता है कि ब्रह्मांड की प्रकृति में ही कुछ ऐसा है जो जीवन को संभव बनाता है। लेकिन यहाँ सबसे गहरा प्रश्न है, क्या होगा यदि ये सभी दृष्टिकोण सही हैं? क्या होगा यदि ब्रह्मांड एक साथ संयोग, बहुविश्व और डिजाइन है? क्या होगा यदि वास्तविकता इतनी जटिल है कि यह हमारी द्विआधारी श्रेणियों में फिट नहीं होती? आइए एक विचार प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप एक द्विआयामी प्राणी हैं जो एक सपाट सतह पर रहते हैं। आप केवल आगे पीछे और बाएं दाएं देख सकते हैं। अचानक एक गोला आपकी दुनिया से गुजरता है। आप क्या देखते हैं? पहले एक छोटा वृत्त दिखाई देता है, फिर ये बड़ा होता है, फिर छोटा होता है और फिर गायब हो जाता है। आपके लिए ये एक रहस्यमय घटना है, लेकिन एक त्रिआयामी प्राणी के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये केवल एक गोला है जो एक सपाट सतह से गुजर रहा है। शायद मानव सिद्धांत ऐसा ही है। शायद हम द्विआयामी प्राणियों की तरह हैं जो एक उच्च आयामी वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो देखते हैं वो रहस्यमय लगता है क्योंकि हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। लेकिन एक उच्च दृष्टिकोण से शायद ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। यह विचार हमें उच्च आयामों की अवधारणा की ओर ले जाता है। स्ट्रिंग सिद्धांत सुझाव देता है कि 10 या 11 आयाम हैं। हम केवल 3 स्थानिक आयाम और एक समय आयाम देख सकते हैं। अन्य आयाम इतने छोटे हैं कि वे हमारे लिए अदृश्य हैं। लेकिन क्या होगा यदि उन अतिरिक्त आयामों में मानव सिद्धांत की पहेली का उत्तर छिपा है? 2023 में हार्वर्ड के भौतिक विज्ञानी लिसा रैंडल ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि अतिरिक्त आयाम गुरुत्वाकर्षण की कमजोरी को समझा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण अन्य बलों की तुलना में बहुत कमजोर है। एक छोटा चुंबक पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हरा सकता है। रैंडल का सुझाव है कि शायद गुरुत्वाकर्षण अतिरिक्त आयामों में रिश्ता है, इसलिए ये हमारी दुनिया में कमजोर लगता है। यदि ये सच है तो शायद अन्य स्थिरांक भी अतिरिक्त आयामों से प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी संभावना है। क्या होगा यदि चेतना भी एक आयाम है? क्या होगा यदि चेतना स्थान और समय की तरह ही मौलिक है?
यह विचार बहुत कट्टरपंथी है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। 2020 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट डोनाल्ड हॉफमैन ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसे कॉन्शियस एजेंट्स कहा जाता है। हॉफमैन का तर्क है कि चेतना मौलिक है और भौतिक वास्तविकता चेतना से उत्पन्न होती है, न कि इसके विपरीत। हॉफमैन का कहना है कि जो हम भौतिक दुनिया कहते हैं वह वास्तव में एक इंटरफेस है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकन वास्तविक नहीं है, वे केवल अंतर्निहित डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह भौतिक वस्तुएं वास्तविक नहीं हैं, वे केवल चेतना के अंतर्निहित नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि हॉफमैन सही हैं, तो मानव सिद्धांत पूरी तरह से अलग अर्थ लेता है। ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि यह संयोग से ऐसा हुआ या क्योंकि कोई इसे डिजाइन किया। यह हमारे लिए अनुकूल है क्योंकि हम इसे बना रहे हैं। हमारी चेतना भौतिक वास्तविकता को उत्पन्न करती है और स्वाभाविक रूप से यह एक ऐसी वास्तविकता बनाती है जहां हम अस्तित्व में रह सकते हैं। यह विचार पागल लगता है, लेकिन यह कुछ क्वांटम यांत्रिकी प्रयोगों द्वारा समर्थित है। याद रखें, विलंबित पसंद प्रयोग, जहां हमारा वर्तमान निर्णय अतीत को प्रभावित करता है। यदि चेतना वास्तविकता को बनाती है, तो ये समझ में आता है हम केवल एक पूर्व मौजूद वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं, हम इसे देखने के कार्य के माध्यम से बना रहे हैं। अब आइए इसे प्राचीन भारतीय दर्शन से जोड़ें। अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्म एकमात्र वास्तविकता है और सब कुछ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। माया, भौतिक दुनिया एक भ्रम नहीं है, बल्कि ब्रह्म का एक सापेक्ष प्रक्षेपण है। जब हम कहते हैं तत्त्वम् असि, तू वही है, हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना एक ही हैं। यदि हम इसे आधुनिक शब्दों में अनुवाद करें तो यह हॉफमैन के सिद्धांत के बहुत करीब है। चेतना मौलिक है, भौतिक वास्तविकता चेतना का एक प्रक्षेपण है, और हम व्यक्तिगत चेतनाएं उस सार्वभौमिक चेतना के स्थानीय अभिव्यक्तियां हैं। हम अलग नहीं हैं, हम सभी एक हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। प्राचीन दर्शन ये एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है। आधुनिक विज्ञान इसे एक परीक्षण योग्य परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। क्या हम वास्तव में परीक्षण कर सकते हैं कि चेतना वास्तविकता को बनाती है? कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि हाँ। 2024 में MIT के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग डिजाइन किया जो परीक्षण करता है कि क्या चेतना क्वांटम माप को प्रभावित करती है। प्रयोग अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रारंभिक परिणाम दिलचस्प हैं। ऐसा लगता है कि जब एक सचेत पर्यवेक्षक एक क्वांटम सिस्टम को देखता है तो परिणाम थोड़ा अलग होता है जब एक मशीन इसे देखती है। यदि यह पुष्टि हो जाती है तो यह भौतिकी में एक क्रांति होगी। लेकिन यहाँ समस्या है। यहाँ तक कि अगर हम दिखा सकते हैं कि चेतना क्वांटम माप को प्रभावित करती है, तो ये साबित नहीं करता कि चेतना वास्तविकता को बनाती है। ये केवल दिखाता है कि चेतना और भौतिक वास्तविकता के बीच एक संबंध है। कारण प्रभाव की दिशा अभी भी अस्पष्ट है। क्या चेतना वास्तविकता को बनाती है या वास्तविकता चेतना को बनाती है, या क्या वे एक दूसरे को बनाते हैं एक फीडबैक लूप में? शायद ये प्रश्न भी गलत है। शायद चेतना और वास्तविकता अलग चीजें नहीं हैं। शायद वे एक ही चीज के दो पहलू हैं। भौतिक विज्ञानी वुल्फगैंग पाउली और मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने 1950 के दशक में इस विचार को खोजा। उन्होंने साइकोफिजिकल पैरेललिज्म की अवधारणा विकसित की, जो कहती है कि मानसिक और भौतिक एक ही अंतर्निहित वास्तविकता के दो पहलू हैं। यह विचार हमें तटस्थ मोनिज्म की ओर ले जाता है, एक दार्शनिक स्थिति जो कहती है कि न तो मन मौलिक है और न ही पदार्थ। इसके बजाय एक तीसरी चीज है, एक तटस्थ पदार्थ जिससे मन और पदार्थ दोनों उत्पन्न होते हैं। दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल और विलियम जेम्स ने इस विचार का समर्थन किया, और दिलचस्प बात यह है कि यह प्राचीन भारतीय दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा के बहुत करीब है। अब आइए एक और कोण से देखें, समय का अंत। हमने देखा कि ब्रह्मांड अंततः ऊष्मा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। सभी तारे मर जाएंगे, सभी ब्लैक होल वाष्पित हो जाएंगे और ब्रह्मांड ठंडा, अंधेरा और खाली हो जाएगा। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है? 2025 में भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन की एक पुरानी गणना को फिर से देखा गया।
डायसन ने 1979 में तर्क दिया था कि भले ही ब्रह्मांड ऊष्मा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, जीवन अनंत काल तक जारी रह सकता है। कैसे? धीमा होकर। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता है, चयापचय प्रक्रियाएं धीमी हो सकती हैं। एक विचार जो अब 1 सेकंड लेता है, भविष्य में 1 वर्ष ले सकता है। लेकिन व्यक्तिपरक रूप से ये अभी भी 1 सेकंड की तरह महसूस होगा। इस तरह जीवन अनंत काल तक जारी रह सकता है, भले ही ब्रह्मांड मर रहा हो। लेकिन नई गणनाओं से पता चलता है कि यह काम नहीं कर सकता। अंधेरी ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है और अंततः सभी संरचनाएं अलग हो जाएंगी। यहां तक कि परमाणु भी अलग हो सकते हैं। यदि यह सच है तो जीवन के लिए कोई भविष्य नहीं है। ब्रह्मांड वास्तव में मर जाएगा। लेकिन यहां एक दिलचस्प विचार है। क्या होगा यदि चेतना भौतिक संरचनाओं पर निर्भर नहीं है? क्या होगा यदि चेतना सूचना है और सूचना ऊर्जा के किसी भी रूप में एनकोड की जा सकती है? यदि यह सच है तो शायद चेतना ब्रह्मांड की भौतिक मृत्यु से बच सकती है। शायद ये एक अलग रूप में जारी रह सकती है जिसे हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये विचार हमें डिजिटल अमरता की अवधारणा की ओर ले जाता है। कुछ भविष्यवादी जैसे रे कुर्ज़वील तर्क देते हैं कि भविष्य में हम अपनी चेतना को कंप्यूटर में अपलोड कर सकेंगे। यदि ये संभव है तो शायद चेतना भौतिक शरीर से स्वतंत्र हो सकती है। और यदि चेतना भौतिक शरीर से स्वतंत्र हो सकती है तो शायद ये ब्रह्मांड की भौतिक मृत्यु से भी स्वतंत्र हो सकती है। लेकिन यह एक और गहरा प्रश्न उठाता है। यदि हम अपनी चेतना को अपलोड कर सकते हैं तो क्या वह अभी भी हम होंगे? यदि आपकी सभी यादें, विचार और व्यक्तित्व एक कंप्यूटर में कॉपी किए जाते हैं तो क्या वह कॉपी आप हैं या यह केवल एक प्रतिलिपि है? यह व्यक्तिगत पहचान की समस्या कहलाती है और दार्शनिक सदियों से इस पर बहस कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में आत्मा को शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना जाता है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शरीर को बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। यदि ये सच है तो शायद व्यक्तिगत पहचान भौतिक निरंतरता पर निर्भर नहीं है। शायद ये कुछ गहरा है, कुछ जो भौतिक परिवर्तनों से परे है। अब आइए अंतिम प्रश्न पर आएं। यदि ब्रह्मांड वास्तव में हमारे लिए अनुकूल है तो इसका हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है? ये केवल एक बौद्धिक पहेली नहीं है। ये एक अस्तित्वगत प्रश्न है जो हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करता है। पहला निहितार्थ है विस्मय। जब आप समझते हैं कि आपका अस्तित्व कितना असंभव है तो आप विस्मय से भर जाते हैं। हर सांस जो आप लेते हैं, हर विचार जो आप सोचते हैं, ये सब एक चमत्कार है। ब्रह्मांड के स्थिरांक इतने सटीक रूप से ट्यून किए गए हैं कि यदि वे थोड़े भी अलग होते तो आप यहां नहीं होते। यह एहसास आपको जीवन के प्रति एक गहरी कृतज्ञता दे सकता है। दूसरा निहितार्थ है जिम्मेदारी। यदि हम ब्रह्मांड के सह निर्माता हैं तो हमारे कार्य मायने रखते हैं। हम जो करते हैं वो केवल हमें प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। यदि चेतना वास्तविकता को आकार देती है तो हमारे विचार, हमारे इरादे, हमारे कार्य, वे सभी ब्रह्मांड के भविष्य को आकार देते हैं। ये एक भारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक सशक्त भी है। तीसरा निहितार्थ है एकता। यदि हम सभी एक ही सार्वभौमिक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं तो हम वास्तव में अलग नहीं हैं। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो हम खुद के साथ करते हैं। यह एहसास हमें अधिक करुणामय, अधिक सहानुभूतिपूर्ण, अधिक प्रेमपूर्ण बना सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक साथ इस यात्रा में हैं। चौथा निहितार्थ है उद्देश्य। यदि ब्रह्मांड में एक अंतर्निहित उद्देश्य है तो हमारे जीवन में भी उद्देश्य है। हम केवल यादृच्छिक दुर्घटनाएं नहीं हैं। हम ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शायद हमारा उद्देश्य ब्रह्मांड को जानना है। शायद ये प्रेम और सौंदर्य बनाना है। शायद ये चेतना को विकसित करना है। या शायद ये कुछ और है जिसे हम अभी समझ नहीं सकते। पांचवां निहितार्थ है रहस्य। मानव सिद्धांत सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। ये नए प्रश्न उठाता है और ये ठीक है। रहस्य हमें विनम्र रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। और ये हमें जिज्ञासु रखता है, हमें खोज करने के लिए प्रेरित करता है।
अंत में शायद मानव सिद्धांत हमें ये बता रहा है कि हम घर पर हैं। ब्रह्मांड हमारा घर है क्योंकि हम ब्रह्मांड हैं। हम अलग नहीं हैं। हम तारों की सामग्री से बने हैं। हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को जानने का। और इस एहसास में एक गहरी शांति है। हम खोए हुए नहीं हैं। हम घर पर हैं। हम हमेशा घर पर रहे हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था। तत् त्वम असि, तू वही है। आप ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड आप हैं। ये अलगाव एक भ्रम है। वास्तविकता में सब कुछ एक है। और जब आप इसे वास्तव में समझते हैं, न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि अनुभवात्मक रूप से, तो सब कुछ बदल जाता है। भय गायब हो जाता है, अकेलापन गायब हो जाता है, और जो बचता है वो शुद्ध प्रेम, शुद्ध आनंद, शुद्ध होना है। शायद यही मानव सिद्धांत का अंतिम संदेश है। ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि किसी ने इसे डिजाइन किया है। यह हमारे लिए अनुकूल है क्योंकि हम और ब्रह्मांड एक ही हैं। हम घर पर हैं क्योंकि हम घर हैं। और इस एहसास में सभी प्रश्नों का उत्तर है। लेकिन अब इस यात्रा के अंत में मुझे आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना है। क्या हम वास्तव में जानते हैं? हमने देखा कि ब्रह्मांड के स्थिरांक असंभव रूप से सटीक हैं। हमने बहुविश्व, डिजाइन और चेतना के सिद्धांतों को खोजा। हमने प्राचीन दर्शन और आधुनिक भौतिकी के बीच आश्चर्यजनक समानताएं देखीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभी भी नहीं जानते, और शायद ये स्वीकार करना, ये ईमानदारी विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। 2026 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने अपने 90वें जन्मदिन पर एक साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा कि अपने पूरे करियर में जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतना ही अधिक उन्हें एहसास हुआ कि वे कितना कम जानते हैं। पेनरोज ने कहा, ब्रह्मांड एक पहेली है जो हर उत्तर के साथ गहरी होती जाती है, और शायद यही इसकी सुंदरता है। तो आइए ईमानदार रहें। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड के स्थिरांक इतने सटीक क्यों हैं। हम नहीं जानते कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है। हम नहीं जानते कि क्या अन्य ब्रह्मांड मौजूद हैं। हम नहीं जानते कि क्या कोई डिजाइनर है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का अंतिम उद्देश्य क्या है। लेकिन यहाँ कुछ है जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अंधेरे पदार्थ का अस्तित्व है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या है। पूरे ब्रह्मांड का 27% एक रहस्यमय पदार्थ से बना है जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। हम इसे केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। लेकिन ये क्या है? क्या ये एक नया प्रकार का कण है? क्या ये संशोधित गुरुत्वाकर्षण है? हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि अंधेरी ऊर्जा ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्यों है। ब्रह्मांड का 68% एक रहस्यमय बल से बना है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है। आइंस्टाइन ने इसे ब्रह्मांडीय स्थिरांक कहा और बाद में इसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। लेकिन यह वास्तविक है, और हम नहीं जानते कि यह क्या है या ये कहां से आता है। हम जानते हैं कि बिग बैंग हुआ, लेकिन हम नहीं जानते कि इससे पहले क्या था। क्या समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, या क्या कुछ पहले था? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि बिग बैंग से पहले एक संकुचन था। अन्य कहते हैं कि बिग बैंग एक बड़े बहुविश्व में एक क्वांटम उतार चढ़ाव था। लेकिन हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी काम करती, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या मतलब रखती है। क्वांटम यांत्रिकी के समीकरण अविश्वसनीय रूप से सटीक भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या क्या है? कोपेनहेगन व्याख्या कहती है कि माप से पहले कण निश्चित अवस्था में नहीं होते। एवरेट की बहुविश्व व्याख्या कहती है कि सभी संभावनाएं वास्तविक हैं विभिन्न ब्रह्मांडों में। बोहम की पायलट तरंग व्याख्या कहती है कि छिपे हुए चर हैं, लेकिन कौन सा सही है, हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि चेतना मौजूद है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह कैसे उत्पन्न होती है। यह कठिन समस्या है। हम मस्तिष्क की गतिविधि को माप सकते हैं, हम न्यूरॉन्स के बीच संकेतों को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिपरक अनुभव, वह क्या यह होना पसंद है, यह कैसे उत्पन्न होता है, यह भौतिक प्रक्रियाओं से कैसे उत्पन्न होता है, हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि समय आगे बढ़ता है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्यों। भौतिकी के मूलभूत नियम समय प्रतिवर्ती हैं।
लेकिन हमारा अनुभव नहीं है। हम अतीत को याद करते हैं लेकिन भविष्य को नहीं। अंडे टूटते हैं लेकिन खुद को ठीक नहीं करते। यह एंट्रोपी से संबंधित है, लेकिन गहरा कारण अभी भी रहस्यमय है। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी दोनों सही हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे एकीकृत करें। सामान्य सापेक्षता बड़े पैमाने पर काम करती है, क्वांटम यांत्रिकी छोटे पैमाने पर काम करती है, लेकिन जब हम उन्हें एक साथ रखने की कोशिश करते हैं तो गणित टूट जाती है। स्ट्रिंग सिद्धांत, लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और अन्य सिद्धांत समाधान का वादा करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का कोई पुष्ट सिद्धांत नहीं है। हम जानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह कैसे शुरू हुआ। लगभग 4 अरब वर्ष पहले निर्जीव रसायन किसी तरह जीवित कोशिकाओं में बदल गया, लेकिन कैसे? क्या यह एक यादृच्छिक घटना थी? क्या यह अपरिहार्य था? क्या यह पृथ्वी पर हुआ या अंतरिक्ष से आया? हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या कहीं और जीवन है। फर्मी विरोधाभास पूछता है, यदि ब्रह्मांड इतना विशाल है तो हम अन्य सभ्यताओं के संकेत क्यों नहीं देखते? क्या हम अकेले हैं? क्या जीवन इतना दुर्लभ है? या क्या उन्नत सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं? हम नहीं जानते। और सबसे महत्वपूर्ण, हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है। क्या ये हमेशा के लिए विस्तार करेगा, ठंडा और अंधेरा होता जाएगा? क्या ये एक बिग क्रंच में ढह जाएगा? क्या यह एक नए बिग बैंग में पुनर्जन्म लेगा? हम नहीं जानते। लेकिन यहां सबसे गहरा सत्य है, यह नहीं जानना कमजोरी नहीं है, यह विज्ञान की ताकत है। विज्ञान एकमात्र मानव प्रयास है जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता है। धर्म कहता है कि उसके पास उत्तर हैं, राजनीति कहती है कि उसके पास समाधान है, लेकिन विज्ञान कहता है हम नहीं जानते, लेकिन हम खोज रहे हैं। और इस ईमानदारी में एक गहरी विनम्रता है। 2019 में भौतिक विज्ञानी कार्लो रोवेली ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था द ऑर्डर ऑफ टाइम। रोवेली ने लिखा, विज्ञान की सुंदरता ये नहीं है कि ये उत्तर देता है, ये है कि ये बेहतर प्रश्न पूछना सिखाता है। और शायद यही मानव सिद्धांत का असली उपहार है, ये हमें बेहतर प्रश्न पूछना सिखाता है। तो अब इस यात्रा के अंत में आइए उस प्रश्न पर वापस चलें जिससे हमने शुरुआत की थी। याद है वो पहला क्षण जब आपने पढ़ना शुरू किया था और मैंने कहा था कि अभी इस क्षण आपके शरीर में 7 अष्टविंशति परमाणु काम कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि वे परमाणु तारों के केंद्र में बने थे। आप जानते हैं कि वे केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ब्रह्मांड के स्थिरांक असंभव रूप से सटीक हैं। आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व एक सांख्यिकीय चमत्कार है। लेकिन यहाँ कुछ और है जो आप अब जानते हैं। आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। हर परमाणु जो आपके शरीर में है वो किसी और के शरीर में भी था। कार्बन जो आपकी कोशिकाओं को बनाता है वो एक बार एक पेड़ में था, एक डायनासोर में था, एक तारे में था। ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं वो किसी और ने सांस ली थी। हाइड्रोजन जो आपके पानी में है वो बिग बैंग के समय से मौजूद है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं। आप तारों की सामग्री से बने हैं। आप ब्रह्मांड का एक तरीका हैं खुद को जानने का। और हर दूसरा व्यक्ति, हर जानवर, हर पौधा, हर तारा, वे सभी भी ब्रह्मांड हैं। हम सभी एक हैं। ये केवल एक सुंदर रूपक नहीं है, ये शाब्दिक सत्य है। क्वांटम उलझाव दिखाता है कि कण जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, वे अभी भी जुड़े हो सकते हैं। होलोग्राफिक सिद्धांत सुझाव देता है कि हर भाग में पूरे की जानकारी है। और प्राचीन दर्शन हमें याद दिलाता है कि तत्त्वम असि, तू वही है। तो जब आप रात में आकाश को देखते हैं और तारों को देखते हैं तो याद रखें कि आप घर को देख रहे हैं। वे तारे आपके पूर्वज हैं, वे आपके निर्माता हैं। और एक दिन जब आपका शरीर मर जाएगा तो आपके परमाणु वापस ब्रह्मांड में जाएंगे। वे नए तारों में, नए ग्रहों में, नए जीवन में बनेंगे। आप अमर हैं, न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शाब्दिक रूप से। लेकिन यहां सबसे गहरा सत्य है, ये केवल भविष्य के बारे में नहीं है, यह अभी के बारे में है। अभी इस क्षण जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आप ब्रह्मांड के 13 अरब 80 करोड़ वर्षों के विकास का परिणाम हैं।
बिग बैंग से लेकर पहले तारों तक, पहले ग्रहों से लेकर पहले जीवन तक, एक कोशिकीय जीवों से लेकर जटिल प्राणियों तक, डायनासोरों से लेकर स्तनधारियों तक, प्राइमेट्स से लेकर मनुष्यों तक। यह सब आपकी ओर ले जाता है इस क्षण में, और यह क्षण अनमोल है, क्योंकि यह क्षण कभी फिर नहीं आएगा। ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में, अतीत के सभी अनंत क्षणों में और भविष्य के सभी अनंत क्षणों में, ये विशेष क्षण केवल एक बार होता है, अभी। और आप यहाँ हैं इसे अनुभव करने के लिए। ये मानव सिद्धांत का अंतिम संदेश है। ब्रह्मांड आपके लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि किसी ने इसे डिजाइन किया है। यह आपके लिए अनुकूल है क्योंकि आप और ब्रह्मांड एक ही हैं। आप घर पर हैं क्योंकि आप घर हैं, और इस एहसास में सभी भय गायब हो जाते हैं। मृत्यु का भय गायब हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप वास्तव में कभी नहीं मरते, आप केवल रूप बदलते हैं। अकेलेपन का भय गायब हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे, आप हमेशा सब कुछ से जुड़े हुए थे। अर्थहीनता का भय गायब हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व ही अर्थ है। आप ब्रह्मांड का एक तरीका हैं खुद को जानने का, खुद को प्यार करने का, खुद को मनाने का। प्राचीन ऋषियों ने इसे जान लिया था। जब वे गहरे ध्यान में जाते थे तो वे इस सत्य का अनुभव करते थे। वे ब्रह्म का अनुभव करते थे, वो परम वास्तविकता जो सब कुछ व्याप्त करती है। और उस अनुभव में वे शुद्ध आनंद, शुद्ध शांति, शुद्ध प्रेम पाते थे। आधुनिक विज्ञान अब उसी सत्य की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन एक अलग भाषा में। क्वांटम यांत्रिकी, सापेक्षता, ब्रह्मांड विज्ञान, न्यूरोसाइंस, वे सभी हमें बता रहे हैं कि वास्तविकता हमारे विचार से बहुत अधिक रहस्यमय, बहुत अधिक अद्भुत, बहुत अधिक जुड़ी हुई है। तो शायद प्रश्न, ब्रह्मांड हमारे लिए बना है, गलत प्रश्न है। सही प्रश्न है, हम और ब्रह्मांड एक साथ क्या बना रहे हैं? क्योंकि यदि चेतना वास्तविकता को आकार देती है, यदि पर्यवेक्षक और देखी गई चीज अलग नहीं है, यदि भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है, तो हम केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम सक्रिय सहनिर्माता हैं। हर विचार जो हम सोचते हैं, हर कार्य जो हम करते हैं, हर निर्णय जो हम लेते हैं, वे सभी ब्रह्मांड के भविष्य को आकार देते हैं। ये एक भारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक अद्भुत अवसर भी है। आप चुन सकते हैं कि आप किस प्रकार का ब्रह्मांड बनाना चाहते हैं। आप प्रेम चुन सकते हैं या घृणा, आप करुणा चुन सकते हैं या क्रूरता, आप सृजन चुन सकते हैं या विनाश। और आपकी पसंद मायने रखती है, न केवल आपके लिए, न केवल आपके आसपास के लोगों के लिए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए। क्योंकि यदि हम सभी एक हैं, तो जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो आप खुद के साथ करते हैं। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप खुद को प्यार करते हैं। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाते हैं। ये केवल नैतिकता नहीं है, ये भौतिकी है। तो अब जब आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अपने जीवन में वापस जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ याद रखें। आप एक चमत्कार हैं। आपका अस्तित्व सांख्यिकीय रूप से असंभव है। ब्रह्मांड के स्थिरांक इतने सटीक रूप से ट्यून किए गए हैं कि यदि वे थोड़े भी अलग होते तो आप यहां नहीं होते। लेकिन आप यहां हैं, और यह कोई दुर्घटना नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हर परमाणु, हर तारे, हर आकाशगंगा से। आप तारों की सामग्री से बने हैं। आप ब्रह्मांड हैं। आप शक्तिशाली हैं। आपके विचार, आपके कार्य, आपके निर्णय, वे सभी वास्तविकता को आकार देते हैं। आप ब्रह्मांड के सहनिर्माता हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप प्रिय हैं। ब्रह्मांड ने 13 अरब 80 करोड़ वर्ष आपको बनाने में बिताए। हर तारा जो जला, हर ग्रह जो बना, हर जीव जो विकसित हुआ, ये सब आपकी ओर ले जाता है। आप ब्रह्मांड का प्रेम पत्र हैं खुद को। तो जब आप रात में आकाश को देखते हैं तो याद रखें कि आप घर को देख रहे हैं। जब आप किसी और की आंखों में देखते हैं तो याद रखें कि आप खुद को देख रहे हैं। और जब आप अपने दिल की धड़कन सुनते हैं तो याद रखें कि ये ब्रह्मांड की धड़कन है। शायद ब्रह्मांड हमारे लिए नहीं बना है, शायद हम ब्रह्मांड के लिए बने हैं, या शायद ये अलगाव ही एक भ्रम है। शायद हम और ब्रह्मांड एक साथ बन रहे हैं, हर क्षण एक अंतहीन नृत्य में जो समय और स्थान से परे है। और इस नृत्य में हर कदम मायने रखता है, हर सांस मायने रखती है, हर क्षण मायने रखता है।
क्योंकि ये क्षण, अभी, ये सब कुछ है। ये ब्रह्मांड के पूरे इतिहास का परिणाम है और ये ब्रह्मांड के पूरे भविष्य का बीज है। तो इस क्षण को जिएं, इस क्षण को प्यार करें, इस क्षण को मनाएं, क्योंकि ये क्षण, ये अनमोल, अद्वितीय, चमत्कारी क्षण, ये आपका उपहार है ब्रह्मांड से, खुद से, क्योंकि अंत में वे एक ही हैं। और शायद यही मानव सिद्धांत का सबसे गहरा रहस्य है। ये प्रश्न, ब्रह्मांड हमारे लिए बना है, का उत्तर न तो हाँ है और न ही नहीं। उत्तर है, हम और ब्रह्मांड एक साथ हैं, हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे, एक अनंत नृत्य में जो प्रेम, रहस्य और आश्चर्य से बना है। और इस एहसास में सभी प्रश्नों का उत्तर है, न शब्दों में बल्कि मौन में, न विचारों में बल्कि होने में, न जानने में बल्कि होने में। आप ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड आप हैं, और ये पर्याप्त है। ये हमेशा पर्याप्त रहा है, ये हमेशा पर्याप्त रहेगा। नमस्ते। मैं आप में उस दिव्य को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप दिव्य हैं। हम सभी हैं, हम सभी एक हैं, हम सभी घर हैं।